हेलो दोस्तों, मानव एकेडमी सवाई माधोपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोशियोलॉजी बीए फाइनल ईयर का जो पेपर है, सेकंड पेपर समकालीन भारत में सामाजिक समस्या है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके ये आता है कि सामाजिक विघटन को परिभाषित कीजिए, सामाजिक समस्या और सामाजिक विघटन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहली बात तो मैं ये कह दूँ कि जब भी आपके ऐसा सवाल आए, किसी भी चीज़ को परिभाषित करना है, तो परिभाषित का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति ने उस चीज़ के बारे में जो परिभाषा ली है उसी को हमें लिखना है। यानी हमें हमारा माइंड इस्तेमाल नहीं करना है, हमें एज इट इज़ लिखना है। जैसे इसमें लिख रहा है कि सामाजिक विघटन की परिभाषा दीजिए, तो सामाजिक विघटन की परिभाषा ही देनी है अपन को। ये किसी ने दी होगी, जैसे आपको बुक्स में या सीरीज में बहुत सारी परिभाषाएं दिख रही है सामाजिक विघटन की, तो जो परिभाषा आपको बिल्कुल सीधी लग रही है उसको याद कर लो आप। जैसे मैंने यहाँ पर इस्माइल दुर्खीम की परिभाषा लिखी है कि सामाजिक विघटन समाज के सदस्यों में मतक्य अथवा सामाजिक दृढ़ता का अभाव एवं सामाजिक असंतुलन की स्थिति है। अब ये क्या है क्या नहीं है, ये हमें इस पे बात पे हमें जोर नहीं देना है, हमें इस बात पे जोर देना है कि इस्माइल दुर्खीम ने ये परिभाषा दी है, इसको ऐसे कैसे लिखनी है, ना इसमें बदलाव करना है, ना ही कोई चेंजेस करने हैं हमारे अपने हिसाब से। लेकिन सामाजिक विघटन क्या है, इसका अर्थ भी समझाना है हमें। यानी परिभाषा से पहले हमें सामाजिक विघटन का अर्थ समझाना है। अर्थ को हमेशा आप अपनी भाषा में समझाओगे, इसमें आपको किसी और व्यक्ति की परिभाषा नहीं देनी है। ऐसे कई सारे सवाल आते हैं आपके, जैसे बाल अपराध को परिभाषित कीजिए। अब बाल अपराध को आपको किसी व्यक्ति की परिभाषा देनी है, लेकिन अगर सवाल ये आता है कि बाल अपराध क्या है, तो फिर आपको क्या करना है, बाल अपराध के बारे में अपनी समझ को बताना है, आप जो जानते हैं उस चीज़ को बताना है, आपको अपने अनुसार बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल भी सवाल में गलती मत करना। तो ये सवाल है आपके, सामाजिक विघटन को परिभाषित कीजिए, सामाजिक समस्या और सामाजिक विघटन में अंतर स्पष्ट कीजिए, इस तरीके का सवाल आ जाता है। तो सामाजिक विघटन क्या है पहले तो हम ये समझेंगे। देखो, एक सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ मैं आपको। समाज में हम सब मिलकर रहते हैं। पहली बात तो समाज क्या है, समाज किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का समूह है जो आपस में एकता की भावना से, ठीक है, आपस में मित्रता की भावना से, प्रेम भावना से रह रहे हैं और अपने देश को तरक्की के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, वो ही समाज है। समाज की परिभाषा मैंने पहले ही बताई है। अब सामाजिक विघटन क्या है, अब अगर हमारे समाज में किसी भी तरीके का विघटन होता है, यानी लड़ाई झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं, या किसी भी बात को हम एक जगह मिल बैठकर सुलझाने में असफल होते हैं, तो वो सामाजिक विघटन है। सामाजिक विघटन का एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं जो आपको परीक्षा में लिखना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई सब भारत में बहुत पहले से, बहुत सालों पहले से एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। यानी हिंदुस्तान का जो समाज है वो कई धर्मों, कभी कई संप्रदायों और कभी कई धर्मों और कई मतों को मानने वाले का समाज रहा है भारत में जगह जगह पर अलग अलग धर्म के लोग पाए जाते हैं। भारत में आप थोड़ी थोड़ी सी दूर जाओगे और आपको अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी सब लोग आपस में प्रेम से और सद्भावना से, ठीक है, और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ समय से सांप्रदायिक दंगों में, ठीक है, हिंदू मुस्लिमों के झगड़ों में, मुस्लिम और सिखों के झगड़ों में, हिंदू और सिखों के झगड़ों में, ठीक है, हिंदू और ईसाइयों के झगड़ों में, ठीक है, बढ़ावा सा आ रहा है। इसी तरीके से दक्षिणी भारत के लोग और उत्तरी भारत के लोगों में, ठीक है, इसी तरीके से महाराष्ट्र में जो मराठी बोलने वाले लोग हैं वो उनके बीच में और हिंदी बोलने वाले लोगों के बीच में तनाव सा दिख रहा है कुछ समय से। तो ये जो तनाव दिख रहा है यही सामाजिक विघटन है दोस्तों। ये लाइन लिख देनी है आपको सारी जो मैंने बोली है। तो इस सामाजिक विघटन के क्या कारण है, आखिर इस सामाजिक विघटन के क्या कारण हो सकते हैं, आप अकेले में बैठिए और सोचिए इस चीज़ को और फिर आप लिखने बैठिए अपनी कॉपी में इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सामाजिक विघटन के कारण जब आप लिखने बैठोगे तो 4 टॉपिक तो ये याद रखो कि सबसे पहला लिखो सामाजिक कारण, फिर लिखो आर्थिक कारण, फिर राजनीतिक कारण, फिर धार्मिक कारण, फिर सांस्कृतिक कारण। इस तरीके से कारण लिखना है, फिर इनमें आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो सामाजिक विघटन के जो कारण है उनमें आपको एक एक कारण लिख के कैसे वर्णन कर रहा है मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो आपने लिख दिया राजनीतिक कारण, तो राजनीतिक कारण के अंदर निकला है आपको कि राजनीतिक दलों की भूमिका। अब राजनीतिक दलों की भूमिका में ये चीज़ें आपको रोज वर्तमान में मिल जाती है। तो दरअसल क्या है कि समाज में लोग बाग मिलजुल कर रह रहे हैं, ठीक है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल अपनी वोट बैंक बढ़ाने के लिए या अपना जनाधार बढ़ाने के लिए या राजनीतिक दल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए वो क्या करता है, समाज में विघटन पैदा करता है। फिर उसके बाद में जो राजनीतिक दल जिस समाज का प्रतिनिधित्व करता है उस राजनीतिक दल को चुनाव में बहुत सारी सीटें मिल जाती है। इसलिए राजनीतिक जो कारण है वो सामाजिक विघटन के लिए अत्यधिक उत्तरदायी कारण है। ये आपने लिख दिया। फिर सामाजिक विघटन के दूसरे कारणों में लिखोगे आप धार्मिक कारण। अब धार्मिक कारण में क्या क्या लिखोगे आप, देखो धार्मिक कारण लिखने के बाद आप कम से कम एक कॉपी या एक पन्ना भर सकते हो, पूरा एक पेज।
धार्मिक कारण में आप कैसे लिखोगे कि भारत में सभी धर्मों के मानने वाले, सभी संप्रदायों के मानने वाले लोग रहते हैं। जैसे भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले लगभग 80% लोग रहते हैं, इसी तरह भारत में मुस्लिम धर्म को मानने वाले लगभग 14% लोग रहते हैं। इसी तरह भारत में सिख, ईसाई और बौद्ध रहते हैं। इसी तरह भारत में हिंदू धर्म के अंदर भी अलग अलग संप्रदायों को मानने वाले लोग रहते हैं। जैसे 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 कई संप्रदाय हो गए हिंदू धर्म में, जैसे कि जैसे आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके से समाज, हिंदू धर्म का समाज भी अलग अलग भागों में बटा हुआ है। अब इस समाज में क्या होता है, धर्म विशेष की बातों को लेकर या धर्म विशेष की किसी चीज को लेकर या जुलूस को लेकर या फिर धर्म विशेष की मानने वाली बातों को लेकर जब किसी धर्म विशेष के लोगों को ठेस पहुंचती है तो धर्म विशेष के लोग दूसरे धर्म के लोगों से या उनको ठेस पहुंचाने वाले लोगों से झगड़ा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई फिल्मी स्टार या फिर कई हंसाने वाले या फिर कई पेंटर, जैसे हुसैन साहब ने एक बार हिंदू देवी देवताओं की वो बना दी थी तस्वीर, या फिर आपने देखा होगा कि जैसे कई बार कई जो आर्टिस्ट होते हैं वो पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर बना देते हैं, फिर उसके बाद में जो मुस्लिम धर्मावलंबी होते हैं वो जोश में आकर क्या करते हैं, ऐसी घटनाएं करते हैं जो आतंकवादी घटनाएं कहलाती है। ठीक है, तो सामाजिक विघटन का जो एक कारण है वो धार्मिक कारण भी है। भारत में कई तरह के धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो वो धार्मिक कारण बनता है। इसके बाद में आप आर्थिक कारण लिख सकते हो। समाज में कई तरह के संप्रदाय के साथ साथ कई तरह के लोग रहते हैं जो अमीर भी है और गरीब भी है। अमीरों और गरीबों के बीच में भारत में खाई बढ़ती जा रही है, ये आर्थिक कारण में लिखना है आपको। फिर तो इस तरीके से क्या है, जब अमीरों के जरिए कोई आंदोलन होता है या अमीरों के प्रति जब विशेष विरोध प्रकट होता है या अमीर गरीबों को खून चूसते हैं तो उस स्थिति में सामाजिक विघटन देखने को मिलता है। सामाजिक दृढ़ता कमजोर हो जाती है, सामाजिक मतक्य कमजोर हो जाता है और समाज असंतुलन की स्थिति में पहुंच जाता है, जिससे अशांति, युद्ध और संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। अब इसके बाद में आता है दूसरा सवाल, सामाजिक विघटन और सामाजिक समस्या में संबंध। तो सबसे पहले तो आपको सामाजिक विघटन का मतलब समझना होगा, जो मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद में आता है सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्या क्या होती है, देखिए आप एक थोड़ा से 5 मिनट के लिए आप गौर कीजिएगा हमारे समाज में क्या क्या समस्याएं हैं। देखिए हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं दिखेंगी आपको। देखो मैं बताता हूँ, गरीबी, दहेज प्रथा, ठीक है, बाल अपराध, ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार, इसके अलावा सांप्रदायिक दंगे, ठीक है, इसके अलावा संघर्ष, युद्ध, ठीक है, बाल अपराध, यौन अपराध, महिलाओं के प्रति यौन हिंसा, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हो आप जो समाज में विकसित होती है, जैसे गरीबों का खून चूसने वाले अमीरों की मशीनरी, ठीक है, और राजनीतिक घटनाएं, ठीक है। इस तरीके के कई सारे चीज आप सामाजिक समस्याओं में लिख सकते हो। तो समाज में जब असंतुलन की स्थिति होती है, सामाजिक विघटन होता है, तो सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं। सामाजिक समस्याएं उन समस्याओं को कहते हैं जो समाज की समस्या होती है और संपूर्ण समाज को प्रभावित करती है, ना केवल वो व्यक्ति विशेष को प्रभावित करती है बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करती है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, गरीबी जब समाज में पनपती है तो समाज के सभी वर्ग उससे प्रभावित होते हैं, ना केवल गरीब प्रभावित होते हैं। ये सामाजिक समस्या में लिखना है आपको। सामाजिक समस्या जैसे गरीबी हमने उदाहरण लिया, तो जब गरीब व्यक्ति कोई भूखा मरता है गरीबी से, या उसके पास खाने को पैसे नहीं होते, या फिर उसके पास घर या मकान नहीं होता, तो वो क्या करता है, समाज में असंतुलन पैदा करता है। फिर वो समाज में चोरी करता है, मर्डर करता है, ठीक है। आपने एक फिल्म देखी होगी, इस फिल्म का आप उदाहरण दे सकते हो। दक्षिणी कोरिया की एक फिल्म बनी है पैरासाइट जो है, वो पैरासाइट मूवी सामाजिक समस्या के ऊपर ही बनी है। इसमें क्या होता है, जो हीरो जो रहता है उसका पिताजी बहुत गरीब रहता है, तो वो हीरो और उसके पिताजी मिलकर क्या करते हैं, किसी एक अमीर व्यक्ति के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। फिर उसके बाद में ऐसा संघर्ष उत्पन्न होता है कि वो अमीर व्यक्ति की मौत हो जाती है और गरीब व्यक्ति जेल में चले जाते हैं। तो ये सामाजिक समस्या को दिखाने वाला बहुत जबरदस्त एक उदाहरण है। पैरासाइट मूवी के बारे में आप इसमें लिख सकते हो। फिर दूसरा टॉपिक डालना है आपको, अगला टॉपिक, सामाजिक विघटन और सामाजिक समस्या में संबंध। समाज में जब एक दूसरे वर्ग एक दूसरे से दूर जाते हैं तो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। अब मैं इसको एक लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे हिंदू धर्म को मानने वाले संप्रदाय के लोग एक झंडे तले इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आज का जो माहौल है उससे ऐसा प्रतीक होता है। और मुस्लिम संप्रदाय को मानने वाले लोग एक झंडे के तले इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो उदाहरण है ना, सामाजिक विघटन का एक आधुनिक उदाहरण है। इससे क्या हो रहा है, इससे सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही है। जैसे हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों ने ये शपथ ली कि हम मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोगों से सामान नहीं खरीदेंगे, ठीक है। इसी तरीके से मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोगों ने ये शपथ ली, कुछ जगहों पर ऐसा समाचारों में आया था कि हम हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों से सामान नहीं लेंगे। जब ये दोनों समुदाय के लोग ही ऐसे शपथ लेंगे तो क्या होगा, फिर आर्थिक समस्याएं पैदा होंगी। जैसे गरीबी पैदा होगी, बेरोजगारी पैदा होगी, बाजार में महंगाई पैदा होगी, ठीक है।
और इससे क्या होगा, दंगे पैदा होंगे, सांप्रदायिकता बढ़ेगी, ठीक है, संघर्ष बढ़ेगा। अब ये जो संघर्ष है, सांप्रदायिक दंगे हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, ये सब सामाजिक समस्याएं हैं। और हिंदू धर्म को मानने वाले और मुस्लिम धर्म को मानने वाले जब एक दूसरे से खिंचाव महसूस कर रहे हैं, ये सामाजिक विघटन है दोस्तों। आपके बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, सिंपल सा। तो सामाजिक विघटन जब समाज में हो रहा है तो उससे सामाजिक समस्याएं कैसे पैदा हो रही है, ये आपको एग्जैक्ट समझ में आ रहा होगा। तो सामाजिक विघटन से सामाजिक समस्याएं पैदा होती है, ये इस वाली लाइन को लिखना है आपको। सामाजिक विघटन से सामाजिक समस्याएं पैदा होती है और सामाजिक समस्याएं सामाजिक विघटन पैदा करती है। ये दोनों लाइनें लिख के आपको मैंने जो उदाहरण बताया है, आपको जो लेटेस्ट उदाहरण बताया है, ये उदाहरण आपको अपनी कॉपी में लिख देना है। और ये सारी बातें जो मैंने उदाहरण सहित समझाई है, ये आपको अपनी कॉपी में लिख देनी है। लेकिन आप लिखते समय ना तो हिंदू धर्म का पक्ष लोगे, ना ही मुस्लिम धर्म का पक्ष लोगे। आप जब बात करोगे, ना ही आप ईसाई धर्म का पक्ष लोगे, ना ही बौद्ध धर्म का पक्ष लोगे। जब आप बात करोगे सामाजिक विघटन की, तो बिल्कुल तुली हुई बात करोगे, ठीक है, समाज के हिसाब से बात करोगे। आप एक तरीके से ऐसे बात करोगे जैसे आप एक न्यूट्रल हो, यानी किसी भी समाज को मानने वाले नहीं हो और आप दोनों समाज को सही दृष्टि से देख रहे हो। इस तरीके से आपको सामाजिक विघटन को समझाना है। इसके बाद में दूसरा सवाल आता है आपका, भारत में सामाजिक समस्याओं पर एक लेख लिखे, या आधुनिक भारत में सामाजिक समस्याओं के क्या कारण है। या ऐसा छोटा सवाल भी आ जाता है, सामाजिक समस्या की परिभाषा दीजिए। या ऐसा छोटा सवाल आ जाता है, सामाजिक समस्या के क्या कारण है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको सामाजिक समस्या का अर्थ समझना है। सामाजिक समस्या के अर्थ को आपको अपने हिसाब से लिखना है। इसमें आपको लिखना है कि समाज में कुछ ऐसी चीजें उत्पन्न होती है जो समाज को प्रभावित करती है, या समाज को की शांति को भंग करती है, या समाज को आगे बढ़ने से रोकती है, या हमारे कानूनों के हिसाब से वो प्रतिबंधित है, वही सामाजिक समस्याएं है। जैसे सामाजिक समस्याओं का उदाहरण आपको देना है, जैसे गरीबी, समाज में जो गरीबी होती है वो सामाजिक समस्या का उदाहरण है। अशिक्षा, दहेज प्रथा समाज में सामाजिक समस्या का जबरदस्त उदाहरण है। फिर इसके बाद में आपको देना है, ये जो नगरीकरण के अंदर जो मलिन बस्तियां होती है, ठीक है, ये जो गंदी बस्तियां होती है, ये भी सामाजिक समस्या का उदाहरण है। इसके अलावा आपको चोरी चकारी मर्डर वगैरह, ये भी सामाजिक समस्या का उदाहरण है। इसके बाद में आपको महिलाओं के प्रति दंगे, महिलाओं के प्रति यौन हिंसा, महिलाओं को गलत दृष्टि से देखना, ये भी सामाजिक समस्या का उदाहरण है। इसके अलावा बाल अपराध, महिलाओं के साथ अपराध, बच्चों के साथ क्रूतियां और बड़े बुजुर्गों के साथ कृतियां, ठीक है, भ्रष्टाचार, ये सब सामाजिक समस्याएं हैं। आप थोड़ी सी देर मोबाइल बंद कीजिए और अपने दिमाग को दौड़ाइए कि हमारा समाज किन किन समस्याओं से गुजर रहा है। हिंदू मुस्लिमों के दंगे, हिंदू सिखों के दंगे, मुस्लिम सिखों के दंगे, ठीक है, बौद्धों के और हिंदुओं के दंगे, ये सब क्या है, ये सब सामाजिक समस्याओं के उदाहरण है। और ये सामाजिक समस्याओं से हमारा देश भारत बहुत जबरदस्त जूझ रहा है। इन सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन इससे पहले आप सामाजिक समस्या की एक परिभाषा याद कर लीजिए, रट लीजिए बिल्कुल। ये पॉल लैंडिस की परिभाषा मैंने यहाँ दी है। सामाजिक समस्याएं व्यक्ति के कल्याण संबंधी है, पूर्ण आकांक्षाएं है, बिल्कुल ऐसे कैसे इसको आपको याद करना है। सामाजिक समस्या आपके समझ में आ गया। इसके बाद में आता है व्यक्तिगत समस्या। सामाजिक समस्या और व्यक्तिगत समस्या में अंतर देखिए। मान लो कि एक घर है, उस घर में 4 लोग रहते हैं। उन 4 लोगों में से 3 लोग रोजगार है, यानी सरकारी या प्राइवेट जो भी है वो जॉब करते हैं, और एक व्यक्ति बेरोजगार बैठा है। एक घर में 4 व्यक्ति है, 4 व्यक्तियों में से जो 3 है वो सरकारी जॉब में है और एक घर पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये जो एक व्यक्ति बेरोजगार है, ये क्या है, इसकी व्यक्तिगत समस्या है। क्या है ये, इसकी व्यक्तिगत समस्या है, ठीक है। लेकिन एक गाँव है, यहाँ पहले मैंने एक मकान बताया था, अब मैं एक गांव बता रहा हूँ। ये एक गांव है, इस गांव में लगभग 99% जो युवा हैं वो सब बेरोजगार है। किसी को भी रोजगार नहीं मिल रहा। खेती थी वो नष्ट हो गई, गांव की नदियों का पानी सूख गया, ठीक है। गांव में बाढ़ आ गई, बाढ़ आने के बाद में सारी फसल नष्ट हो गई। अब गांव के सारे युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो ये जो पूरे गांव की समस्या है, ये सामाजिक समस्या है, ये व्यक्तिगत समस्या नहीं है। लेकिन एक घर में 3 व्यक्ति रोजगार में और एक व्यक्ति बेरोजगार है, तो उसकी जो बेरोजगारी है वो व्यक्तिगत समस्या है। लेकिन पूरा गांव 99% बेरोजगार है, तो वो पूरे समाज की समस्या हो गई, एक सामाजिक समस्या हो गई। जब सामाजिक समस्या होती है तो गवर्नमेंट को विशेष कदम उठाने होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस गाँव में जाकर वहां पर जैसे नरेगा की योजना लागू कर दी गवर्नमेंट ने। इस नरेगा की योजना से क्या होगा, गाँव के जो युवा हैं और जो लोग हैं उनको मैं नरेगा यानी महात्मा गांधी ग्रामीण गारंटी योजना जो है, उसके जरिए क्या होगा, रोजगार मिलेगा। अब इस रोजगार से समाज की, गांव की जो सामाजिक समस्या थी वो दूर हो जाएगी। अब इस व्यक्ति की समस्या की बात करते हैं हम। अब ये व्यक्ति क्या करता है, ये तीनों व्यक्ति मिलकर इस व्यक्ति को पैसे देते हैं, कम से कम 10 लाख रुपए। और ये जो एक व्यक्ति बेरोजगार था, इसने 10 लाख रुपए से एक दुकान डाली और ये दुकान पर काम करने लगा, तो इसकी व्यक्तिगत समस्या दूर हो गई। यानी व्यक्तिगत समस्या को दूर करने की कोशिश कौन करेगा, आपका घर करेगा, आपके परिवार वाले करेंगे, आपके पिताजी करेंगे, ठीक है। लेकिन सामाजिक समस्या को दूर करने की कोशिश कौन करेगा, सरकार करेगी, आपका समाज करेगा, आपके समुदाय मिलकर करेगा, आपके धर्म के मानने वाले लोग मिलकर करेंगे सामाजिक समस्या को दूर करने की
कोशिश करेंगे। तो सामाजिक समस्या और व्यक्तिगत समस्या में अंतर मैंने आपको बता दिया, उदाहरण सहित लिखना है आपको जो मैंने उदाहरण बताए हैं, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए मेरे मोबाइल नंबर पर 9460559108। इसके बाद में अगर आपको सिंपल भाषा में इसके नोट्स चाहिए तो मैं वो नोट्स भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। सामाजिक समस्याओं की क्या विशेषताएं हैं, सामाजिक समस्याओं के क्या कारण है, सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हो, और सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, ये सारी बातें आपको इस टॉपिक के अंदर लिखनी है। तो सामाजिक समस्याओं की क्या विशेषताएं होती हैं? पहली विशेषता तो ये होती है पूरे समाज को प्रभावित करता है। इसके बाद में आपको पूरे समाज को प्रभावित करता है, ये लाइन लिखनी है। फिर उसके बाद में इसमें आपको एक पेज भर देना है। समाज को कैसे प्रभावित करता है? अब देखो आप, दहेज प्रथा समाज को कैसे प्रभावित करती है। सामाजिक समस्या की विशेषताओं में आप क्या लिखोगे? पहली विशेषता कि ये पूरे समाज को प्रभावित करता है। फिर आपको इसमें पूरी एक पेज भरना है। अब कैसे भरना है वो पूरा पेज? वो पूरा पेज ऐसे भरना है आपको कि जैसे दहेज प्रथा का उदाहरण देना है आपको। अब दहेज प्रथा में आपको क्या लिखना है कि भाई दहेज प्रथा हमारे समाज ने बनाई है और ये जबरदस्त सामाजिक समस्या है, ठीक है। दहेज प्रथा जब समाज में पैदा हुई तो उसके साथ ही भ्रूण हत्या पैदा हुई। लड़कियों को जो है, लड़कियों का जो होता है वो गर्भ में ही मारना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई लड़की पैदा हो जाती है बेचारी तो उसको समाज में निकृष्ट दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है। समाज तो है ही, लेकिन उसके घर वाले, उसके परिवार वाले, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसकी मौसी, सब उसके साथ इस दृष्टि से व्यवहार करते हैं कि वो एक लड़की है। अगर वो लड़का होता है तो उसको प्यार की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन लड़की होता है तो उसको हीन भावना की दृष्टि देखते हैं। जब लड़की स्कूल जाने लगती है तो माँ बाप और घरवाले क्या समझते हैं कि इस लड़की को पढ़ाया नहीं जाए, हम तो इसकी शादी करके इसे ससुराल भेज देते हैं, है ना। तो ये सामाजिक समस्या के उदाहरणों में फिर आ गया। फिर उसका लड़की का जल्दी विवाह कर देते हैं, फिर बाल विवाह होने लगते हैं। बाल विवाह होने से समाज में क्या है, जनसंख्या की बढ़ोतरी होती है। जनसंख्या की बढ़ोतरी होने से हमारा देश दबाव में आ जाता है। इसके अलावा जनसंख्या की वृद्धि से गरीबी, ठीक है, नगरीकरण पर और मलिन बस्तियों पर, इन सब पर जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा हमारी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती है, ठीक है। तो दहेज प्रथा की वजह से लोग बाग क्या करते हैं, जब अपने घर में बहू आती है तो उसको परेशान करते हैं, ठीक है। वो जो महिला होती है जो दहेज प्रथा की वजह से यौन हिंसा की शिकार होती है, इसके अलावा वो अपने प्रति जो है विशेष जो मारपीट की जो हिंसा है उससे प्रभावित होती है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि दहेज के लिए जो उसके ससुराल वाले होते हैं लड़की के, वो उस लड़की को यहाँ तक कि जिंदा जला देते हैं। ऐसी अखबारों में घटनाएं आती है। तो सामाजिक समस्याओं की विशेषता जो है पूरे समाज को प्रभावित करती है। फिर पूरा समाज क्या करता है ना, लड़कियों को पैदा करने की दृष्टि से क्या करता है, वो बचने की कोशिश करता है और लड़के पैदा करने की दृष्टि को वो अच्छा समझता है, ठीक है। तो ये समाज जो होता है वो दहेज प्रथा की वजह से जबरदस्त प्रभावित होता है। फिर इसके बाद में लिखना है आपको सामाजिक समस्याओं की विशेषताओं में, फिर आपको उदाहरण लिखना है गरीबी। गरीबी से भी पूरा समाज प्रभावित होता है। जो कोई गरीब होता है उस गरीब को समाज में हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है। उसकी लड़कियों की, विशेषकर लड़कियों की, हालांकि लड़कों की भी शादी होने में कठिनाई आती है, तो समाज का जो गरीब व्यक्ति होता है उसको समाज में अच्छे लड़कों से शादी करने में उसको परेशानी उठानी पड़ती है। गरीबी की वजह से समाज में अपराध बढ़ते हैं। गरीबी की वजह से समाज में चोरी चकारी और हिंसा बढ़ती है। गरीबी की वजह से महिलाओं में बलात्कार बढ़ते हैं। गरीबी की वजह से ही समाज में कई प्रकार की क्रूरतियां बढ़ती है, ठीक है। और लोगों की संपन्नता और खुशहाली नष्ट होती है और देश में अशांति फैलती है। देश में गरीबों को हीन दृष्टि से देखने की एक प्रथा सी चल पड़ी है और देश का जो धन है वो कुछ ही लोगों के हाथ में इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। गरीबों के हाथ से रोजगार छीने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी से भी समाज प्रभावित होता है। अब बेरोजगारी समाज कैसे प्रभावित होता है? बेरोजगार जो होते हैं आए दिन समाज में आए दिन हड़ताल वगैरह करते रहते हैं। फिर बेरोजगारी की वजह से सरकार को चलाना मुश्किल होता है। सरकार युवाओं के अनुसार रोजगार पैदा करने में फेल रही है। फिर इसके बाद में सामाजिक समस्याओं की विशेषता में आप लिख सकते हो बेरोजगारी समाज को प्रभावित करती है। फिर आप इसमें लिख सकते हो भ्रष्टाचार समाज को प्रभावित करता है। अब भ्रष्टाचार समाज को कैसे प्रभावित करता है ये भी आपको लिखना है सामाजिक समस्याओं की विशेषताओं में। तो भ्रष्टाचार कैसे प्रभावित करेगा? देखिए, आप किसी ऑफिस में अपना काम लेकर जाइए, मैं ये कहता हूँ आप श्रम विभाग में चले जाइए, किसी भी श्रम विभाग में, और आपको कोई काम करवाना है श्रम विभाग में जाके, तो आप देखिए आपको, यानी किसी भी विभाग में चले जाओ, आपको श्रम विभाग ही नहीं है, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो आपको क्या होगा कि वहां पर भ्रष्टाचार के नमूने सामने आएंगे, आपका काम करने से कतराएंगे जो बाबू वर्ग है, अधिकारी वर्ग है। फिर जब आप पैसे दोगे तो वो आपका काम कर पाएंगे। तो सामाजिक समस्याओं में भ्रष्टाचार समाज की खुशहाली को नष्ट करता है, ठीक है। सरकारी कामों में बाधा डालता है भ्रष्टाचार जो है वो गरीबों को न्याय पहुंचाने में देरी करता है। भ्रष्टाचार की वजह से गरीबों को गरीब ही बने रह जाते हैं। भ्रष्टाचार की वजह से गरीबों तक सरकारी योजनाएं पहुंच नहीं पाती। देखिए क्या होता है, जैसे गरीबों के प्रति सरकार ने 100 रुपए जारी किए, तो गरीब के पास 100 रुपए पहुंचते पहुंचते कितने रुपए पहुंचते हैं? मात्र 5 रुपए। ये 95 जो रुपए हैं ये गरीब, ये जो अधिकारी वर्ग है और ये जो मंत्री वर्ग है, ये भ्रष्टाचार जो वर्ग है ये खा जाता है, और गरीब के पास, बेचारे के पास मात्र 5 रुपए पहुंचते हैं सरकार के, बाकी 95% सिस्टम में रह जाता है। ये हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने कहा था एक बार।
तो सामाजिक समस्याओं के प्रकार में आपको लिखना है, जो मैं बताने जा रहा हूँ। सामाजिक समस्याओं के प्रकार में लिखना है आपको आर्थिक समस्या में आपको लिखना है गरीबी, भ्रष्टाचार, ठीक है, और अमीर और गरीबों के बीच में बढ़ती खाई, ठीक है, ये सब आपको महंगाई, ये सब आपको सामाजिक समस्याओं के प्रकार के अंदर आर्थिक प्रकार में लिखना है। फिर आपको सामाजिक समस्याओं के प्रकार में लिखना है धार्मिक समस्याएं। फिर धार्मिक समस्याओं में लिखना है आपको सांप्रदायिक दंगे, धर्म को लेकर दंगे, ठीक है, और अपने स्कूल और कॉलेजेस और झंडों को लेकर दंगे, ठीक है, और अशांति, युद्ध की स्थिति, ये लिखना है आपको। फिर आपको लिखना है राजनीतिक समस्याएं, सामाजिक समस्याओं में राजनीतिक समस्या लिखना है। फिर राजनीतिक समस्याओं में आपको लिखना है कि किस तरह से राजनेता जो लोग होते हैं वो अपने धर्म को मानने वाले लोगों को या अपने जो समुदाय जो है उसको प्रभावित करने के लिए किस तरीके से वो धर्म का सहारा लेते हैं। तो धार्मिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, सांस्कृतिक समस्याएं, ये सब आपको इसमें लिखनी है। सांस्कृतिक समस्याओं में आप उदाहरण सामाजिक समस्याओं के प्रकार के अंदर बता रहा हूं मैं, सामाजिक समस्या के प्रकार के अंदर लिखिए आप अपनी कॉपी में धार्मिक समस्या, राजनीतिक समस्या, आर्थिक समस्या, सांस्कृतिक समस्या। सांस्कृतिक समस्या में आपको लिखना है कि जैसे हमारे यहाँ पर जो त्योहार मनाए जाते हैं, तो जैसे मान लो कि दो त्योहार एक साथ पड़ गए, जैसे ईद और दिवाली। तो ईद और दिवाली जब अलग अलग त्योहार है, अलग अलग धर्मों को मानने वाले को त्योहार है, तो इसको मानने वाले जब इन धर्मों के त्योहारों को लेकर जब झगड़ते हैं तो वो एक तरीके से सांस्कृतिक समस्या हो गई। या आपने अभी आधुनिक उदाहरण देखा होगा कि हिजाब को पहनकर, है ना, स्कूल में जो लड़कियां जाती हैं उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या हो गई, ये एक तरीके से धार्मिक समस्या भी हो गई, ठीक है, और ये एक तरीके से राजनीतिक समस्या भी हो गई, ठीक है, और ये एक संप्रदाय विशेष की प्रति घृणा की वो भी हो गई। लेकिन अगर हम इसको दूसरी दृष्टि से देखें तो आधुनिक भारत की भी समस्या हो गई। अगर हमें आधुनिक भारत बनाना है तो समाज में बदलाव लाने के लिए कुछ चीज़ों को तो आगे लाना होगा। जैसे हमने जो 3 तलाक थी, देखिए जो विवाह विच्छेद होता है वो भी एक सामाजिक समस्या है। तो सामाजिक समस्या ये विवाह जो तलाक है वो भी धार्मिक समस्या में आएगा, ठीक है। इस धार्मिक समस्या में तलाक को दूर करने के हमने क्या उपाय किए हैं वो भी आप इसमें लिख सकते हो। मेरे हिसाब से आप इसमें इतना सारा लिख सकते हो कि आपको कम से कम आधा घंटा चाहिए इस क्वेश्चन में लिखने के लिए। अब आपने इसे तलाक उठा लिया, तलाक के क्या कारण है, तलाक क्यों होती है, तलाक कैसे रोकनी है, दहेज क्या है, दहेज कैसे रोका जाता है, दहेज से क्या होता है, ये सब सामाजिक समस्याओं के आपको लेख लिखने हैं। शिक्षा पर लेख लिखना है, इसमें बहुत सारी सामाजिक समस्याएं भारत में लिखना है आपको इसमें बहुत सारा। इसके बाद में आता है भारत में लैंगिक असमानता को समझाइए। लैंगिक समस्या का पहले मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको लैंगिक समस्या क्या है, उस उदाहरण को समझ जाइए आप। लैंगिक समस्या पर आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो लैंगिक असमानता क्या है, लैंगिक असमानता जब माता पिता या हमारा समाज या जब हमारा परिवार जब लड़का और लड़की दोनों में जब भेद करता है, लड़कों को अच्छी दृष्टि से देखता है, लड़कियों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता, उस स्थिति को हम बोलते हैं लैंगिक असमानता की स्थिति। या लड़कियों को अच्छी दृष्टि से देखता है, लड़कों को निम्न या दुर्भावना की दृष्टि से देखता है, तो उसको बोलते हैं हम लैंगिक असमानता। लेकिन भारत में जो लैंगिक असमानता है वो लड़कियों के प्रति ज़्यादा देखी गई है। अब इसको मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूँ आपको, जो आपको लैंगिक समानता के अर्थ में समझाना है इस उदाहरण को। जैसे मान लो कि एक परिवार है, ठीक है, उसमें एक पति और एक पत्नी दोनों हैं। अब इस पति पत्नी के पहली जो संतान होती है वो लड़की होती है, फिर दूसरी संतान भी इसके लड़की होती है, फिर तीसरी संतान भी इसके लड़की हो जाती है। फिर इसके बाद में ये सोचते हैं कि अब हमारे लड़का होना चाहिए, तो वो चौथी संतान की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही वो चौथी संतान की कोशिश करते हैं तो वो गर्भ ठहर जाता है महिला के। फिर उसके बाद में वो चोरी छिपे, देखिए गर्भ को चेक करना कानूनन अपराध है और सरकार के लिए ये इसमें सजा मिलती है, बिल्कुल जेल पहुंचता है इसमें। तो ये जो दंपत्ति है, पति पत्नी है, ये क्या करते हैं, जब इनके चौथा भ्रूण ठहरता है, इनके 3 तो लड़कियां हो गई, जब चौथा इनके भ्रूण ठहरता है तो ये अपनी जो पत्नी होती है उसके गर्भ को चेक करते हैं। तो चेक करते हैं तो चौथी भी लड़की होती है, तो ये क्या करते हैं, ये जो भ्रूण होता है इसको गिरा देते हैं, यानी इस लड़की को, भ्रूण को ये अपने गर्भ में ही गिरा देते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर से कोशिश करते हैं कि लड़का पैदा हो जाए। फिर इसके बाद में ये अपनी संतान के लिए फिर भ्रूण ठहरता है, फिर ये अपना गर्भ चेक करवाते हैं। गर्भ चेक करवाते हैं तो उसमें इनको लड़का दिखाई देता है, तो ये उस गर्भ को रख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये 3 लड़कियां हो गई। अब इसके बाद में इनके चौथा लड़का हो जाता है। अब 3 लड़कियां हैं और चौथा लड़का है। अब इस लड़के को ये बहुत ही प्यार और मोहब्बत से रखते हैं और तीनों लड़कियां इन माँ बाप के प्यार की दृष्टि को तरसती हैं। थोड़े दिनों बाद क्या होता है, ये जो इनके माता पिता हैं इस लड़के के लिए साइकिल लेकर आते हैं और वो ये कहते हैं कि बेटा ये साइकिल चला, और ये तीनों लड़कियां साइकिल के लिए तरसती हैं। फिर इसके बाद में ये जो तीनों लड़कियां हैं, इन तीनों लड़कियों को एक ऐसे स्कूल में भर्ती कराया जाता है जहाँ पर पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। और ये जो लड़का होता है इसे इंग्लिश मीडियम और बड़े जो स्कूल है उसमें भेजते हैं ये इसको। तो तीनों लड़कियां तो जाती है एक पास ही के प्राइवेट या सरकारी स्कूल जहाँ पर टीचर भी नहीं है ढंग के, और ये जो लड़का है ये बाहर शहर में पढ़ने जाता है। बस रोज इसको लेने आती है और बस ही रोज छोड़ने आती है। ये बहुत बड़ा मॉडर्न स्कूल है जहाँ पर ये पढ़ने जाती है। इसके बाद में लड़का बड़ा होता है। लड़का बड़ा होने के बाद में लड़के को मोटरसाइकिल दिलवाई जाती है, ठीक है। जबकि इन तीनों लड़कियों को जल्दी से शादी करके इनकी बचपन में इनको विदा कर दिया
जाता है। इनकी जो शिक्षा होती है वो भी 8वीं पास करते हटा ली जाती है और लड़का इंजीनियरिंग कर रहा होता है सिविल से इसको इंजीनियरिंग कराते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, पूरी इसकी शिक्षा करवाते हैं। तो ये जो मैंने आपको पूरा उदाहरण दिया है ये है लैंगिक असमानता। ये एक परिवार की दृष्टि से हमने देखा है कि लैंगिक असमानता क्या है। इसके बाद में क्या होता है, परिवार भी, ये जो 3 लड़कियां होती है इनकी, ये परिवार क्या कहता है इससे, पति पत्नी से, कि भाई तीनों लड़कियां हैं आपकी, इन तीनों की शादी एक साथ कर दे। अब इसमें एक लड़की तो 17 साल की है, एक 16 साल की है और एक 15 साल की है, यानी इनकी उम्र कम है, लेकिन इनका परिवार क्या कहता है इनकी जल्दी से शादी कर दे, तो इनकी जल्दी शादी कर दिया जाता है। यानी परिवार की दृष्टि से भी लैंगिक समानता दिखाई देती है। फिर इसके बाद में इसके दोस्त वगैरह, इसके पड़ोसी है, इसका जो गांव है, वो भी जब ये लड़कियों को ये जो माता पिता हैं लड़कियों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये जब 9th क्लास में इनका एडमिशन करवा देते हैं बाहर शहर में, तो इसके गांव के व्यक्ति आते हैं इसके पास, सरपंच प्रधान वगैरह, और इससे बोलते हैं भाई लड़कियों को घर से बाहर भेजना ठीक नहीं है, लड़कियों के साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया तो फिर क्या करोगे आप। तो ये दंपत्ति क्या करता है, लड़कियों की शिक्षा को हटा लेता है, यानी खत्म कर देता है, और ये इनकी शादी कर देता है जल्दी से। तो समाज भी क्या करता है, समाज भी लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है। ये दिखाता है कि समाज में लैंगिक असमानता विद्यमान है। इस उदाहरण को आपको अपनी कॉपी में लिख देना है। भारत में लैंगिक असमानता के क्या कारण है, सबसे बड़ा लैंगिक असमानता का कारण है भारत में धार्मिक कारण, ठीक है। इसके बाद में आप लिखोगे इसमें राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में लिखोगे कि हमारी जो राजनीति है उसने महिलाओं को उतना सम्मान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। आज भी राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे भारत का कोई सा भी राज्य हो, वहां पर जब गांव में सरपंच महिला चुनी जाती है तो वो महिला केवल नाम मात्र की सरपंच होती है। काम तो उसका पति करता है, उसका भाई करता है, या उसका माता करती है, या उसका पिता करता है। महिलाओं को सरपंच केवल एक रबड़ के स्टाम्प की तरह बनाया जाता है। रबड़ के स्टाम्प की मोहर होती है, वो जाती है, साइन करती है, पूरा काम देख रेख किसकी देख रेख में होता है, उसके पति की या उसके पिता की देखरेख में होता है। तो ये भारत में राजनीतिक असमानता या लैंगिक असमानता के कारणों में आपको लिखना है राजनीतिक कारण, और उसमें आपको ये लिखना है। तो जैसे मान लो कि गांव में चुनाव हुए, प्रधान के चुनाव में एक महिला को प्रधान चुना लिया गया, लेकिन प्रधान का जो पति है और वो सबसे ज्यादा बना हुआ है, उसी के पास कार है और वही खुद को प्रधान समझता है, और महिला क्या कर रही है, घर में जाके गोबर थोप रही है। ये बात आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। भारत में लैंगिक असमानता के कारणों में महिला घर में जाके गोबर थोप रही है, छाने बिन रही है, या फिर भैंस चरा रही है, या फिर सरसों की जो फसल काट रही है, ठीक है, या फिर बच्चों को संभाल रही है, और जो प्रधान पति है वो जाके सीट पर बैठा हुआ है, वो लोगों के काम कर रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है। तो फिर काय की राजनीतिक समानता पैदा की हमने। तो हमारे यहाँ पर राजनीतिक असमानता भी लैंगिक असमानता का कारण है। फिर इसमें आप लिखोगे दहेज प्रथा। दहेज प्रथा लैंगिक असमानता का सबसे बड़ा कारण है। आज आप में या कोई भी व्यक्ति 4 या 5 या 2 या 3 कितनी भी लड़कियां हम पैदा करने वाले को हम हीन दृष्टि से क्यों देखते हैं, या समाज क्यों देखता है उसको हीन दृष्टि से, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर दबाव बनता है। किस चीज़ का दबाव बनता है, जब वो लड़की की शादी करेगा तो उसको दहेज में बहुत पैसा देना होगा। इसके अलावा जब उस महिला के जब बच्चे पैदा होंगे तो उनको भात जामना, पता नहीं क्या क्या हमने रीति रिवाज बना रखे, वो हमें अदा करने होंगे, वो हमें देने होंगे, ठीक है। तो हमने ये तो दहेज प्रथा बनाई है, वो भी लैंगिक असमानता का एक बहुत बड़ा कारण है। इसी की वजह से बेचारी महिलाओं की हत्याएं होती है। दहेज प्रथाओं की वजह से ही महिलाओं को कई जो लैंगिक और यौन हिंसाओं का सामना करना होता है, ठीक है। महिलाओं को लैंगिक असमानता के कारणों में अशिक्षा भी आपको लिखनी है, गरीबी लिखनी है, आपको भ्रष्टाचार लिखना है असमानता के कारणों में, संप्रदाय लिखना है, आपको धार्मिक कारण लिखना है। कई धर्मों में जो लोग हैं वो महिलाओं को हीन दृष्टि से देखते हैं, ठीक है, महिलाओं को कमजोर समझा जाता है, ठीक है। और मुस्लिम धर्म में तो महिलाओं को पूरा पर्दा किया जाता है। पर्दा करने से क्या है, महिलाएं समाज के कदम से कदम मिलाने से कतराती हैं, ठीक है। कई धर्मों में ऐसा होता है कि महिलाओं को जो आर्थिक जो क्रियाएं होती है उसमें भाग लेने से रोका जाता है। महिलाएं बाजार में दुकान नहीं लगा सकती। ये सारी बातें आपको लिखनी है भाई। लैंगिक असमानता के प्रभाव, लैंगिक असमानताओं के प्रभाव में आपको लिखना है कि दहेज प्रथा की वजह से महिलाएं मारी जाती हैं, गरीबी बढ़ती है, महिलाओं के प्रति सम्मान में कमी आती है, लड़कियों को भ्रूण हत्या बढ़ती है, लड़कियों में अशिक्षा बढ़ती है, ठीक है, और लड़कियों में बेरोजगारी बढ़ती है, लड़कियों की आश्रितता बढ़ती है। आज आपकी माँ, मेरी माँ, आपकी बहनें, मेरी बहनें, ठीक है, आपकी पत्नी या किसी की भी पत्नी अपने पति के ऊपर, अपने भाई बहनों को, अपने माता पिता के ऊपर आश्रित होती है। क्यों होती है भाई? वो उसको आश्रित किसने बनाया है? उसको आपने आश्रित बनाया है, हमने आश्रित बनाया है, हमारे समाज ने आश्रित बनाया है। क्यों हमने महिलाओं को शिक्षा लेने से रोका है? क्यों हमने महिलाओं को रोजगार करने से रोका है? ये बातें आपको लिखनी है लैंगिक असमानता के प्रभाव में। तो लैंगिक असमानता के प्रभाव के कारण क्या होता है? महिलाएं बेरोजगारी का सामना करती है, अशिक्षा का सामना करती है, दहेज प्रथा का सामना करती है, लैंगिक हिंसा का सामना करती है, यौन हिंसा का सामना करती है, महिलाओं के प्रति क्रूरतियां बढ़ती है, लड़कियों को समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है, लड़कियां समाज में मर्दों के प्रति कंधा से कंधा मिलाकर नहीं बढ़ पाती है, लड़कियों की राजनीति में जो है भागीदारी कम है, लड़कियां अगर राजनीति में भाग भी लेती है तो वहां पर उनके पति वगैरह उस चीज को उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं, और लड़की अगर मनपसंद की शादी कर लेती है तो उसको उसके घर वाले क्या करते हैं? ठिकाने लगा देते हैं, उसको मार देते हैं। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए सरकारी व संवैधानिक उपाय, सरकार ने बिल्कुल कानून बना रखा है, दहेज प्रथा के विरोध में कानून बना रखा है। सरकार ने बाल जो आपका जो अगर आप भ्रूण को चेक करते हो कि आपके लड़का है कि लड़की है, तो उसके लिए सरकार ने एक कानून बना रखा है, ठीक है।
भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार ने कई सारे कानून बना रखे हैं जिससे लड़कियों को आज़ादी मिलती है, लड़कियों को, औरतों को आज़ादी मिलती है। सरकार ने एक जबरदस्त उपाय कर रखा है, हालांकि राजस्थान सरकार ने उसको फॉलो भी कर रखा है और भारत सरकार ने उसको फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। वो क्या है, सरकार ने सबसे पहले महिलाओं को चुनाव में आरक्षण दिया था। कौन से चुनाव में? पंचायत के जो चुनाव होते हैं उनमें। तो संविधान में प्रावधान भी बनाया गया है। संविधान का जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, अधिनियम है, उसमें संवैधानिक उपाय बनाए गए हैं, यानी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। ये बात आपको लिखनी है, सरकारी और संवैधानिक उपायों में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए। इसके अलावा सरकार ने लड़कियों को या महिलाओं को या मर्दों को या औरतों को, सबको अपनी मनपसंद की शादी करने के लिए सरकार ने कानून बनाए हुए हैं। संविधान में अपने हिसाब से जीने का अधिकार दिया गया है। संविधान में संवैधानिक उपाय किए गए हैं कि कोई व्यक्ति, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, अपने हिसाब से अपने किसी धर्म को या अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने की उसको आज़ादी दी गई है। सरकारी और संवैधानिक उपाय हैं। इसके अलावा सरकार ने महिलाओं के प्रति यौन हिंसा को रोकने के लिए भी कई तरीके के कानून बनाए हैं। किसी लड़की को कोई भी अगर कार्यस्थल पर परेशानी आती है तो शारदा एक्ट वगैरह बनाए गए हैं। कार्यस्थल पर हिंसा को दूर करने के लिए उपाय बनाए गए हैं ताकि महिलाओं को कार्यस्थल पर कोई भी परेशानी नहीं आए। तो कई तरह के उपाय बनाए गए हैं सरकार द्वारा। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए सामाजिक उपाय क्या होने चाहिए और क्या क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए सामाजिक उपाय, आज हमारा समाज, कई समाज पढ़ा लिखा समाज हो चुका है और समाज ने लड़का लड़की में भेदभाव करना बंद कर दिया है। कई घर ऐसे हैं जिसमें लड़का और केवल लड़कियां ही हैं, ठीक है। तो वो नहीं चाहते कि उनके लड़का हो, यानी दो ही लड़कियां हैं। जैसे IAS टीना डाबी का परिवार देख लीजिए आप, उनके पिताजी की दो ही लड़कियां हैं, दोनों लड़कियां IAS बन गई, तो लड़कियां लड़कों से कम थोड़ी है। इसके बाद में अगला सवाल आता है, इसमें आप खूब सारा लिख सकते हो, और अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल भाषा में नोट्स अवेलेबल करवाएंगे आपको। आप बस अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, फालतू बातों पे ध्यान मत दीजिए। कई बार मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं कि सर आपने ये बात गलत बताई थी। अरे भाई, जब बड़ी वीडियो बनाते हैं तो कुछ बातें गलत निकल जाती है, उनको नजरअंदाज कर देना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी मेरे से सवाल आता है कि सर आप ये गलत बता रहे हैं, किसी चीज़ का पक्ष ले रहे हैं। मैं किसी भी चीज़ का पक्ष नहीं ले रहा, मेरा मकसद है आपको पढ़ाना, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कई बार जो लड़के होते हैं वो कई चीज़ों की गलतियां निकालते हैं। ये जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है और जो एक ही दो दिन पढ़ के क्या करना चाहते हैं, परीक्षा में पास होना चाहते हैं। तो ये चीज़ उनके लिए है, ठीक है। तो भारत में सांप्रदायिकता की क्या कारण है? सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता का अर्थ समझिए पहले। सांप्रदायिकता का अर्थ मैं आपको समझाता हूँ सिंपल भाषा में। देखिए, जैसे ये मुस्लिम धर्म का जुलूस निकल रहा है, इस जुलूस को बोलते हैं अपन मुहर्रम। तो मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है मुस्लिम धर्म का, ये मुस्लिम धर्म का जुलूस निकलता जा रहा है। ये हिंदू धर्म की बस्ती है। अब यहाँ पर जाकर हिंदू और मुस्लिमों के बीच में झगड़ा हो गया, ठीक है। तो ये आपके सामने सांप्रदायिकता का उदाहरण है। इसके बाद में हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो रामनवमी के दिन त्यौहार वो निकाल रहे हैं जुलूस। अब ये जुलूस निकल कर यहाँ पर किसी मस्जिद के सामने इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दंगे हो गए, एक तरीके से लड़ाई होगी, यानी हिंदू धर्म को मानने वाले पक्ष में और मुस्लिम धर्म को मानने वाले पक्ष में यहाँ पे लड़ाई हो गई, झड़प हो गई। तो ये जो झड़प और जो लड़ाई हुई है ये सांप्रदायिकता का उदाहरण है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, ये कोई गांव है जिसमें बहुत सारे हिंदू रहते हैं, ठीक है, यानी लगभग सारे हिंदू रहते हैं इसमें। और यहाँ पर जब कोई सब्जी बेचने वाला मुस्लिम आता है, ठीक है, तो ये जो हिंदू जो गांव है इसका बहिष्कार करता है, इससे बोलता है भाई यहाँ से सब्जी लेकर बाहर निकल जा, जो कि आजकल अखबारों में देखा जा रहा है, ऐसी खबरें आती है। तो ये भी एक सांप्रदायिकता का उदाहरण है। ये मैं आपको आधुनिक उदाहरण बता रहा हूँ जो समाज में अभी पेश आ रहे हैं अखबारों में, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मुस्लिम धर्म को जो मानने वाले हैं, जो दो तरीके के लोग हैं, एक तरीके के लोग हैं शिया और दूसरे तरीके के लोग हैं सुन्नी। अगर शिया और सुन्नी के बीच में किसी बात को लेकर टकराव होता है तो ये भी सांप्रदायिकता का उदाहरण है। ये भी अलग अलग संप्रदाय हो गए। इसके अलावा हिंदू धर्म में एक वर्ग है SC, ठीक है, और एक वर्ग है जनरल। अब SC कास्ट को और जनरल कास्ट के बीच में, हिंदू धर्म वाली जो कास्ट है उसमें बीच में अगर लड़ाई होती है वो भी सांप्रदायिकता का उदाहरण है। यानी सांप्रदायिकता को आपको बिल्कुल जो छोटी दृष्टि है उससे नहीं देखना है। सांप्रदायिकता मतलब हिंदू मुस्लिम झगड़े, सांप्रदायिकता का मतलब है अगर एक धर्म के मानने वाले दो समुदायों में झगड़े होते हैं, दो संप्रदायों में झगड़े होते हैं, तो वो भी सांप्रदायिकता है। जैसे कर्नाटक में एक संप्रदाय होता है, कर्नाटक का एक समुदाय लिंगायत समुदाय। उस लिंगायत समुदाय की कुछ चीजों को लेकर हिंदू धर्म को मानने वाले जो सनातन धर्मी है उनके बीच में लिंगायत संप्रदाय को लेकर अगर कोई बात होती है तो वो भी सांप्रदायिकता का उदाहरण है, ठीक है। तो सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ी चीज है और इससे हमारा देश जूझ रहा है। ये सांप्रदायिकता का अर्थ में आपको समझानी है। फिर इसके बाद में आपको लिखना है सांप्रदायिकता के कारण। सांप्रदायिकता के कारण में सबसे पहले तो कारणों में आपको 4-5 टॉपिक बनाने हैं। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सांस्कृतिक कारण
ठीक है, सांप्रदायिक कारण, ठीक है, ये सब आपको लिख देना है। फिर उसमें बड़ी बड़ी चीजें लिखनी है आपको। जैसे पहला आपने लिख दिया धार्मिक कारण। सांप्रदायिकता के धार्मिक कारणों में आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, जैसे कि दो धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच में जब किसी चीज को लेकर, जैसे जुलूस को लेकर झगड़ा होता है, या ठीक है, या किसी रोजगार को लेकर, या किसी व्यवहार को लेकर, या किसी जैसे जब कोई किसी समाज का लड़की लेकर भग जाता है तो दूसरे समाज के जो लोग हैं वो समाज के प्रति विशेष दृष्टिकोण रखते हुए उससे दंगे की कोशिश करते हैं, तो वो सांप्रदायिकता के कारणों में आ जाता है। सांप्रदायिकता के दूसरे कारण में आप लिखोगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण को उदाहरणों में लिखोगे आपको कि भारत में कई सारे राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय दल है, सांप्रदायिक दल है। तो ये दल क्या करते हैं, चुनाव में जीतने के लिए या फिर संप्रदाय के वोट पाने के लिए क्या करते हैं, सांप्रदायिकता का सहारा लेते हैं, ये दंगे करवाते हैं। दंगे करवाने के बाद में क्या करते हैं, जो वोटर्स होते हैं, चाहे मुस्लिम वोटर्स हो, हिंदू वोटर्स हो, चाहे सिख वोटर्स हो, चाहे लिंगायत समुदाय के वोटर्स हो, चाहे कोई और धर्म विशेष के वोटर्स हो, वोटर्स क्या करते हैं, इकट्ठा होकर उस समुदाय विशेष की पार्टी को वोट देते हैं। वोट देने के बाद में वो पार्टी विशेष जीत जाती है। ठीक है, तो सांप्रदायिकता कारणों के राजनीतिक कारण में लिखना है आपको। इसके अलावा सांप्रदायिकता के कारणों में आपको कई सारे कारण लिखने हैं, अशिक्षा लिखनी है, गरीबी लिखनी है, ठीक है, भ्रष्टाचार लिखना है, ये सारी चीजें आपको लिख देनी है। सांप्रदायिकता के प्रभाव, सांप्रदायिकता के प्रभाव में आपको लिखना है दंगे, ठीक है, अशांति, युद्ध, संघर्ष, ठीक है, घरों और मकानों को जलाना, है ना, गरीबी, अर्थव्यवस्था का कमजोर होना, महंगाई, ठीक है, कर्फ्यू, जब कर्फ्यू लगता है तो और भी ज़्यादा परेशानी आती है। ठीक है, सांप्रदायिकता के कारणों में आप प्रभाव में आपको ये सारी बातें लिख देनी है। और एक एक टॉपिक लिख के आपको खूब सारा लिखो आप। जैसे आपने लिख दिया दंगे सांप्रदायिकता के प्रभाव में, अब दंगों के ऊपर आप कितना सारा लिख सकते हो। आए दिन भारत में दंगे होते रहते हैं, 1949 से लेकर अब तक भारत में बहुत सारे दंगे हो गए, उनके उदाहरण लिख दो। दंगे क्यों होते हैं ये लिख दो आप। ठीक है, दंगों से क्या हासिल होता है, कुछ भी हासिल नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ें आप लिख सकते हो। अशिक्षा लिख सकते हो, देश में कितने % शिक्षा है, कितनी % अशिक्षा है। ठीक है, इसके अलावा सांप्रदायिकता के प्रभाव में आप लिख सकते हो कि महिलाओं के प्रति हिंसा, ठीक है, ये कई सारे लिख सकते हो आप इसमें। सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए किए गए उपाय, सांप्रदायिकता के दूर करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए, कानून के क्या उपाय हैं, ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हो दोस्तों। सांप्रदायिक तो दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देखो, सबके मिलजुल कर रहना चाहिए। संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हो ताकि संप्रदाय विशेष को या किसी भी मन को मानने वाले लोग एक दूसरे के से नफरत ना करें। ठीक है, आर्थिक उन्नति हो भारत में। राजनीतिक दलों पर जो ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो किसी धर्म विशेष के खिलाफ होती है उन्हें रोका जाए। राजनेताओं को जो ऐसी टिप्पणियां करते हैं उनको रोका जाए। राजनेताओं को जेल में बंद किया जाए, उनके ऊपर मुकदमे चलाए जाए, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये सारी बातें आप लिख सकते हो। अब अगला प्रश्न है, भारत में अल्पसंख्यकों की समस्याओं को समझाइए। पहले तो ये समझिए भारत में अल्पसंख्यक कौन है। पहले तो ये समझिए अल्पसंख्यक होता कौन है। जैसे मान लो कि एक गाँव है जिसमें 100 मकान है। ठीक है, जैसे मान लो कि राजस्थान राज्य है, इस राजस्थान में टोटल 1000 लोग रहते हैं। इस 1000 लोगों में से जो 900 लोग हैं वो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, और जो 100 लोग हैं वो क्या है, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो ये जो 100 लोग हैं ये अल्पसंख्यक कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन भारत में क्या है, भारत में अल्पसंख्यकों को राज्य की दृष्टि से नहीं, राष्ट्र की दृष्टि से देखा गया है। यानी पूरे भारत में मान लो 1000 लोग रहते हैं, इस 1000 लोग में से 800 जो लोग हैं वो तो है हिंदू धर्म को मानने वाले लोग। ठीक है, और जो 140 लोग हैं ये मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग, बाकी बौद्ध, सिख, ईसाई। तो भारत में अल्पसंख्यक भारत की दृष्टि से देखा जाता है ना कि राज्यों की दृष्टि से। जैसे अगर पंजाब है, पंजाब में अल्पसंख्यक कौन है, हिंदू है। कश्मीर में कौन है, हिंदू है। ठीक है, और राजस्थान में कौन है, मुस्लिम अल्पसंख्यक है, बौद्ध अल्पसंख्यक है, ईसाई अल्पसंख्यक है। कर्नाटक में मुस्लिम, ईसाई, सिख अल्पसंख्यक है। ठीक है, जबकि पंजाब में सिख बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक नहीं। लेकिन राज्यों की दृष्टि से देखा नहीं जाता। कई जो लोग होते हैं, कई जो नेता होते हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई भारत में अल्पसंख्यकों की परिभाषा राज्यों की दृष्टि से देखी जाए, ना कि भारत की दृष्टि से। तो भारत में अल्पसंख्यक पूरे भारत के क्षेत्रफल को, पूरे भारत की जनसंख्या को देखकर बताए जाते हैं। ये सारी बातें आपको लिखनी है कि राज्यों की दृष्टि से ऐसे ये सारी बातें लिख देना आप। अल्पसंख्यकों की समस्याएं, अल्पसंख्यकों की समस्याएं ये है कि ये जो विधानसभा होती है या जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व होता है, यानी हम जो नेता चुनते हैं उनमें अल्पसंख्यकों के नेता जो है कम चुने जाते हैं, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कम होता है। जैसे राजस्थान की विधानसभा में कितने सिख नेता है बताइए आप, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सिख नेता हो गए राजस्थान की विधानसभा में। तो जो भारत में जो अल्पसंख्यक होते हैं वो कई विधानसभाओं में अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। इसी तरह विधानसभा में भी अल्पसंख्यकों की, लोकसभा में, राज्यसभा में भी अल्पसंख्यकों की जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो कम हो पाता है। इसके अलावा अल्पसंख्यक कई अशिक्षा गरीबी का सामना करते हैं, शिक्षा का सामना करते हैं, भ्रष्टाचार का सामना करते हैं, हीन दृष्टि का सामना करते हैं। ये सारी बातें आपको अल्पसंख्यकों की समस्याओं में लिख देनी है। शिक्षा का सामना करते हैं, महिलाओं के प्रति अपराध का सामना करते हैं, महिलाओं के प्रति यौन अपराध का सामना करते हैं, लैंगिक हिंसा का सामना करते हैं। अल्पसंख्यकों के प्रति कई जो समाज है वो उठ खड़ा होता है और वो कई हिंसा का सामना करते हैं। सांप्रदायिक दंगों में सबसे ज्यादा नुकसान अल्पसंख्यकों का होता है, जैसे हमने गुजरात दंगों में देखा 2002 में। इसके अलावा हमने 1984 के दंगों में देखा। इसके अलावा हमने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ देखा कि अल्पसंख्यकों को कैसे
कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो अल्पसंख्यकों की समस्या के निवारण के लिए संवैधानिक उपाय, संविधान ने अल्पसंख्यकों की समस्या के निवारण के लिए मूल अधिकारों में ही अधिकार निश्चित कर दिए गए हैं। ये पहला टॉपिक आपको डालना है अपनी कॉपी में, फिर मैं जो बात बोल रहा हूँ वो लिखनी है आपको, कि संविधान ने मूल अधिकारों में पहले से ही अल्पसंख्यकों के प्रति संवैधानिक उपाय किए गए हैं। अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने की आजादी है, जैसे मुस्लिम धर्मावलंबी अपने मदरसे खोलते हैं, जैसे हिंदू धर्म को मानने वाले अपनी कई तरह की संस्थाएं खोलते हैं, जैसे बौद्ध धर्म को मानने वाले अपने कई तरह के मठ वगैरह बनाते हैं। ठीक है, किसी विशेष धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो अपने अनुसार अपने धार्मिक स्थलों को बना सकते हैं। यह आपको संवैधानिक उपाय में लिखना है। इसके अलावा संविधान में कई कानून बनाए गए हैं जो अल्पसंख्यकों को समस्या के निवारण में सहायक होते हैं। अल्पसंख्यकों की समस्या के लिए सरकारी उपाय, अल्पसंख्यकों की समस्या के लिए सरकार ने कई तरह के उपाय जारी किए हैं। जैसे अल्पसंख्यकों के छात्रों को छात्रवृत्ति जारी की जाती है, अल्पसंख्यकों के छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ साथ कई तरह की फ्री कोचिंग अवेलेबल की जाती है, अल्पसंख्यकों के छात्रों के लिए छात्रावास बनाए जाते हैं, अल्पसंख्यकों के वृद्धों के लिए अलग से वृद्धाश्रम भी बनाए जाते हैं, अल्पसंख्यकों की महिलाओं के लिए अलग तरीके से प्रोत्साहन राशि जारी की जाती है, अल्पसंख्यकों की महिलाओं के लिए अलग तरीके से कई सरकारी योजनाएं लागू की गई हैं, अल्पसंख्यकों को कई सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता दी जाती है, अल्पसंख्यकों को कई भर्तियों में प्राथमिकता दी जाती है, अल्पसंख्यकों के लिए कई जगह आरक्षण निर्धारित किए गए हैं। जैसे तेलंगाना में मुस्लिमों को 9% आरक्षण दिया गया है। इसी तरीके से तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों की सरकारें भी अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की कोशिश कर रही है। अल्पसंख्यकों की समस्या के निवारण के लिए सामाजिक उपाय, सामाजिक उपाय में आपको देखना है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा को बढ़ावा देना होगा ताकि समाज में जो अल्पसंख्यकों के प्रति हीन भावना का जो दृष्टिकोण है उसको दूर किया जा सके। अल्पसंख्यकों की समस्या के निवारण के लिए राजनीतिक उपाय, अल्पसंख्यकों के लिए राजनीतिक उपाय में आपको लिखना है कि अल्पसंख्यकों के लिए हम सीटों का आरक्षण कर सकते हैं, विधानसभा में हम सीटों का आरक्षण कर सकते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में हम सीटों का आरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा पंचायती राज के जो चुनाव है वहां भी हम अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए हम आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों की महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिलवाने के लिए हम कोई कानूनी उपाय कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए भी कई कानूनी उपाय सरकार बना सकती है। इसके बाद में अगला सवाल है, अनुसूचित जाति से आप क्या समझते हैं? भारत में अनुसूचित जनजाति की समस्याएं क्या है? देखिए, जो मीणा, भील, ये जनजाति है, ये क्या है? अनुसूचित जनजाति है। तो सबसे पहले आपको अनुसूचित जनजाति का अर्थ समझ में आना चाहिए। अनुसूचित जनजाति है क्या? तो आपको लिखना है कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची में जिन जनजातियों का वर्णन है या जो जनजातियां लिखी हुई हैं वो ही अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति जो है वो आज भी आदिवासी जो है समाज उसकी तरीके से रहती है, आज भी वो समाज से कटी हुई है, आज भी वो समाज की जो मुख्य धारा है उसमें शामिल नहीं हो पाई है। अनुसूचित जनजाति के अर्थ में लिखनी है बात। आज भी अनुसूचित जनजाति वो है जो जंगलों में रहती है, जिसका सामाजिक कल्चर अलग बना हुआ है, जो अपने ही कल्चर को फॉलो करती है, जो ही अपनी संस्कृति को फॉलो करती है, उसके विवाह वगैरह के जो तरीके हैं वो खुद के ही हैं। अनुसूचित जनजाति समाज में या राजनीतिक रूप से जागृत नहीं है, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से भी वो जागृत नहीं है, वो आज भी पुराने तौर तरीके से अपना जीवन यापन कर रही है। जैसे राजस्थान में अनुसूचित जनजाति है भील और मीणा, ग्रासिया, ये सब अनुसूचित जनजातियों के उदाहरण है। अनुसूचित जनजाति भारतीय संविधान में, अनुसूचित जनजाति भारतीय संविधान में विशेष स्थान दिया गया है। भारत की 5वीं और 6ठी अनुसूचियों में भारत की अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान है। इसके अलावा भारतीय संविधान में कई अनुच्छेद ऐसे हैं जो अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान में के अनुच्छेदों के तहत ही अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था और अनुसूचित जनजाति आयोग भारतीय संविधान के अनुरूप और भारतीय संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार काम कर रहा है और अनुसूचित जनजाति को बढ़ावा दे रहा है। भारतीय अनुसूचित जनजाति को भारतीय संविधान में लिखना है। फिर अनुसूचित जनजाति की समस्याएं आपको लिखनी है। अनुसूचित जनजाति की समस्याएं इतनी सारी है जो आप पूरे पेज भर सकते हो इसमें। आप इसमें अनुसूचित जनजाति की समस्याओं में लिखना पहले ए शिक्षा, फिर आप ए शिक्षा में लिखोगे कि अनुसूचित जनजाति में आज भी शिक्षा की बहुत कम समस्या है। अनुसूचित जनजाति में कुछ ही लोग पढ़े लिखे हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें तो अनुसूचित जनजाति में कई महिलाएं अनपढ़ है। अनपढ़ की वजह से अनुसूचित जनजाति जो है वो आज भी समाज से पिछड़ी हुई है। आधुनिक समाज की तरक्की में वो अपना योगदान देने में असफल है। वो आज भी अपना जो जंगल का जो कल्चर है उससे उसको समेटे हुए हैं और आज भी जो उनकी जो संस्कृति वो अलग थलग बनी हुई है। आज भी वो अपने सामाजिक विचारों को फॉलो कर रही है और अनुसूचित जनजाति में शिक्षा की समस्या की वजह से महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। आज भी महिलाएं शिक्षा की वजह से क्या कर रही हैं, कई तरह की सामना कर रही हैं। शिक्षा की वजह से ही उनको कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहा है। अब अनुसूचित जनजाति की समस्या, शिक्षा की समस्या लिख ली, इस पर दूसरी लिखोगे आप स्वास्थ्य की समस्या। अब स्वास्थ्य की समस्याओं में कितना लिखोगे आप? इनको टीके उपलब्ध नहीं हो पाते, इसलिए इनकी जो भ्रूण वगैरह है, बच्चे वगैरह वो समय से पहले ही मर जाते हैं। इसके अलावा इनकी जनसंख्या लगातार घट रही है। अंडमान निकोबार में द्वीप में तो कई जनजातियां ऐसी जिनकी संख्या इतनी सी रह गई कि सरकार को बहुत ही ऐसी योजनाएं लागू करनी पड़ रही है कि उनकी जनसंख्या को बढ़ा सके। तो स्वास्थ्य की वजह से क्या है, उनकी जनसंख्या की समस्या घट रही है, उनकी मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है या इनकी जन्म दर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, मृत्यु दर बढ़ने से क्या हो रहा है, मृत्यु दर बढ़ने से उनकी संख्या लगातार कम हो रही है।
फिर इसके बाद में स्वास्थ्य समस्याओं में लिखा कि इनकी महिलाएं समय से पहले ही मर जाती हैं, इनकी महिलाएं क्या करती हैं, अपने जो यौवन होता है उसको पूर्ण प्राप्त नहीं कर पाती, इसकी वजह से इनके स्वस्थ बच्चे नहीं हो पाते, महिलाएं अपना पूर्ण और संपूर्ण जीवन नहीं जी पाती, उनकी जो आकांक्षाएं होती है और उनकी जो आशाएं होती है वो मर जाती हैं, वो कई तरीके की दुर्घटनाओं का सामना करती हैं, वो कई तरीके की यौन हिंसाओं का सामना करती हैं, ठीक है, उनको समय पर स्वास्थ्य समस्याएं नहीं मिल पाती। इसके बाद में समस्याओं में लिखूंगा आप राजनीतिक समस्या, फिर राजनीतिक समस्याओं में लिखोगे कि भारतीय राजनीति में अनुसूचित जनजातियां, हालांकि भारत सरकार ने आरक्षण दे रखा है लेकिन फिर भी अनुसूचित जनजातियां अपना सही तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती। कुछ जनजातियां जो समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ गई, जैसे मीणा समाज, तो उन्होंने तो अनुसूचित जनजाति का फायदा उठा लिया, लेकिन कई जनजातियां ऐसी है जैसे असम की जनजातियां, जैसे मणिपुर की जनजातियां, जैसे दक्षिण भारत की जनजातियां, जैसे कश्मीर और जम्मू की जनजातियां, इन जनजातियों ने अपना सही ढंग से फायदा नहीं उठा पाई है। अनुसूचित जनजातियों की समस्या के निवारण के लिए उपाय, इनको सही स्वास्थ्य उपलब्ध हो, इन्हें सही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, इनके घरों में सही तरीके से बिजली पहुंचाई जाए, इनके घरों में, इनके बस्तियों में हॉस्पिटल्स बनाए जाए, इनकी बस्तियों में शिक्षा के लिए स्कूल्स बनाए जाए, सरकारी भवन बनाए जाए, शौचालय बनाए जाए, महिलाओं की को आर्थिक उन्नति के लिए कई तरीके के रोजगार उपलब्ध कराए जाए। ये सारी बातें आप इसमें लिखनी है आपको अनुसूचित जनजातियों के निवारण के उपाय में। अनुसूचित जाति से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में जो जातियां अनुसूचित जाति के अंदर लिस्टेड है ना, वही जातियां अनुसूचित जाति कहलाती है। जैसे रेगर, बेरवा, ठीक है, और क्या कहते हैं, हरिजन, ये कई तरह की जनजातियां हैं जो अनुसूचित जाति का उदाहरण है। इसको एससी बोलते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट। अनुसूचित जाति भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित जातियों का वर्णन किया गया है। अनुसूचित जाति की समस्याएं, वो सारी समस्याएं जो अनुसूचित जनजाति की हैं वही अनुसूचित जनजाति की है। अनुसूचित जाति की समस्या के निवारण के उपाय वही हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए मैंने बताए हैं पहले पार्ट में, यानी पहली स्लाइड में जो इसमें बताए हैं वही इसके लिए आपको लिखने हैं सारे के सारे। जैसे शिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक रूप से कमजोरी, गरीबी, स्वास्थ्य की समस्या, ये सारी चीजें लिख दो भाई, एक एक करके बहुत सारा लिखो आप। दहेज प्रथा पर एक लेख लिखिए। दहेज प्रथा के क्या कारण है, दहेज प्रथा का इतिहास, दहेज प्रथा के कारण, दहेज प्रथा से पैदा होने वाली समस्याएं, दहेज प्रथा को दूर करने के लिए उपाय। तो ये आपके एक छोटे प्रश्न भी आ सकते हैं, बड़े प्रश्न भी आ सकता है। तो सबसे पहले आपको दहेज प्रथा का, दहेज का अर्थ समझना है। देखिए, ये लड़की है और ये लड़का है, इन दोनों का विवाह हो रहा है। विवाह के दौरान ये लड़की जो पक्ष है, ठीक है, ये लड़की पक्ष लड़के को जो सामान देता है, जो पैसा देता है, जो संपत्ति देता है, जो मकान, घर, प्लॉट वगैरह जो भी देता है, सोना चांदी लोहा वगैरह, ये सब क्या कहलाता है, दहेज। लेकिन अगर लड़के वाले और लड़की वालों को पैसे देते हैं, संपत्ति देते हैं और कुछ चीज़ देते हैं, तो ये भी दहेज कहलाता है। आजकल दहेज की एक परिभाषा नॉर्मली समझी जा रही है, लेकिन दहेज की जो परिभाषा, जो दहेज प्रथा को जो रोकने का जो कानून है, ठीक है, उस कानून के तहत दहेज प्रथा की परिभाषा में ये है कि जब दो पक्षों के बीच में किसी विवाह के समय किसी चीज़ को लेकर लेन देन होता है, ठीक है, तो वो ही दहेज प्रथा कहलाती है। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज प्रथा का, भारत में दहेज प्रथा का इतिहास बहुत पुराना रहा है। पहले के ज़माने में जो राजा रजवाड़े होते थे, राजा महाराजा होते थे, वो अपनी लड़की का विवाह के समय कोई क्षेत्र दे देते थे राजा को, या फिर कोई गांव दे देते थे दहेज में, या कोई वसूली के अधिकार देते थे। इसके अलावा अपन ने एक इतिहास में एक अंग्रेजों का वो भी पढ़ा होगा कि जब एक महारानी का, फ्रांस की महारानी का इंग्लैंड के राजा से जब विवाह हुआ था, तो जो मुंबई एक टापू के रूप में था, तो इस मुंबई को दहेज के रूप में दिया गया था। आप सोच नहीं सकते इस चीज़ को। तो दहेज का इतिहास भारत में बहुत पुराना रहा है, और जो दहेज प्रथा की जो जड़ें हैं वो भारत में बहुत गहरी है। और भारत का जो ज़्यादातर दहेज प्रथा है उसमें कन्या, यानी जो लड़की वाले हैं वो लड़के वालों को पैसे देते हैं। भारत के जो दहेज प्रथा का सबसे बड़ा कारण भारत में ये रहा है कि एक तो भारत में अशिक्षा है, एक भारत में लड़कियों को कम पढ़ाते हैं, दूसरा भारत में महिलाओं को आश्रित बनाया हुआ है। कोई महिला अपने बाप के ऊपर आश्रित है, तो कोई महिला अपने भाइयों के ऊपर आश्रित है, फिर महिला अपने पति के ऊपर आश्रित है, फिर महिला अपने बेटों के ऊपर आश्रित है, अंततः महिला अपने रिश्तेदारों के ऊपर आश्रित है। तो दहेज प्रथा के सबसे बड़े कारणों में है कि महिलाओं को बोझ समझा जाता है, उन्हें आश्रित बनाया जाता है। आश्रित कैसे बनती है महिलाएं? उन्हें शिक्षा से दूर किया जाता है, उन्हें रोजगार से दूर किया जाता है। जब अगर किसी घर में बेटे होते हैं तो उन्हें रोजगार में लगा दिया जाता है, और लड़कियां होती है तो उन्हें रोजगार से दूर रखा जाता है। इसके अलावा दहेज प्रथा के कारण है बाल विवाह। जब छोटे समय में विवाह होता है तो लड़की वाले लड़के वालों को दहेज देते हैं। विवाह संस्कार एक बना लिया गया है दहेज का। सभी धर्मों के मानने वाले लोगों में दहेज प्रथा एक अनिवार्य सा अंग बन गया है। महंगी शिक्षा की वजह से भी दहेज प्रथा ने बढ़ावा लिया है। महंगी शिक्षा लेकर अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह बन जाता है तो वो उसके दहेज के लिए बड़ी मांग की जाती है। दहेज एक प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया है। दहेज में कौन ज़्यादा पैसे या ज़्यादा सामान देता है, ये दिखावे की एक चीज़ हो चुकी है जो समाज में दिखावा पैदा करता है। तो दहेज प्रथा का एक कारण धन का महत्व भी है, प्रतिष्ठा का बढ़ावा भी है। ये एक सामाजिक प्रथा का रूप ले चुका है। एक समाज की एक ऐसी प्रथा
बन चुकी है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी दहेज प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने कई कानूनी उपाय किए हैं। जैसे सरकार ने दहेज निरोधक अधिनियम 1961 बनाया है, ठीक है। इसके अलावा दहेज प्रथा से जो कुप्रभाव उत्पन्न होते हैं उनको लिखना है आपको इसमें। परिवार का विघटन हो जाता है, आत्महत्याएं बढ़ती है, परिवार पर कर्ज बढ़ता है, बेमेल विवाह होता है। जैसे मान लो किसी 60 साल के बुढ़े ने 50 लाख रुपए या 10 लाख 20 लाख रुपए देके एक 10-15-20 साल की कन्या से विवाह कर लिया, तो ये एक बेमेल विवाह हो गया। मानसिक असंतुलन बढ़ता है, इससे जो लड़की बेचारी 20 साल की लड़की 60 साल के बुढ़े के 60 साल के आदमी के जाएगी तो उसका जो मानसिक असंतुलन है वो बढ़ेगा, ठीक है। इससे समाज में कुरीतियां बढ़ती है, जनसंख्या का बढ़ावा होता है। इससे समाज में महिलाओं के प्रति दंगे बढ़ते हैं, महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ती है, महिलाओं के प्रति यौन हिंसा और लैंगिक हिंसा बनती है। महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। महिलाओं को कोख में ही मारने की प्रथा शुरू हो चुकी है। दहेज प्रथा की वजह से महिलाओं को भ्रूण हत्या की जाती है। महिला जो भ्रूण होते हैं उनको पेट में ही मार दिया जाता है। अपराध प्रवृत्ति बढ़ती है। वैसे इसे रोकने के लिए कई कानूनी और राजनीतिक और सरकारी उपाय किए गए हैं और कई ऐसे एनजीओज हैं जो दहेज प्रथा को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, जीवन साथी ऐसा हो जो हमें प्यार करता हो, प्रेम विवाह को बढ़ावा देना चाहिए, दहेज विरोधी एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए और बिना दहेज के शादी करनी चाहिए, युवाओं को स्वावलंबी बनने का प्रयास करना चाहिए, महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल आता है, भारत में विवाह विच्छेद के क्या कारण है। देखिए, विवाह विच्छेद का मतलब क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझाना है। विवाह में क्या होता है, एक स्त्री होती है, एक पुरुष होता है और दोनों एक दूसरे से विवाह के बंधन में बंध जाते हैं, ठीक है। तो ये विवाह होता है। जब एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में सामाजिक नियमों के तहत या कानूनी उपायों के तहत जब ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं विवाह विच्छेद। तो विवाह का अर्थ समझ में आ गया और विवाह विच्छेद का मतलब समझ में आ गया। जब स्त्री और पुरुष सामाजिक उपायों या कानूनी उपायों से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं विवाह विच्छेद। देखिए, एक पति है और एक पत्नी है, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और दोनों अलग अलग रहने लग गए और जब तक इनकी मृत्यु हुई एक दूसरे से अलग रहते रहे तो इसको अपन विवाह विच्छेद नहीं कहेंगे। विवाह विच्छेद में बाकायदा कानूनी और सामाजिक उपायों के तहत एक दूसरे से अलग हुआ जाएगा। विवाह विच्छेद को उर्दू में तलाक कहते हैं। हिंदी भाषा में तलाक जैसा कोई शब्द नहीं है। उर्दू भाषा के तलाक शब्द को ही हिंदी भाषा में इस्तेमाल किया जाता है। विवाह विच्छेद के तरीके, विवाह विच्छेद के कई तरीके हैं। आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाने के बाद में आप कोर्ट में केस कर दीजिए। कोर्ट में केस करने के बाद में आपका विवाह विच्छेद हो जाएगा। जैसे IAS टीना डाबी और उसके पति अतर आर्मी ने तलाक लिया था, आपको ध्यान हो तो। इसी तरीके से हमारी जो नेता है, जैसे आज की जो सांसद है श्रीमती दिया कुमारी, उन्होंने भी अपने पति से जो कोर्ट से जो तलाक लिया था वो ऐसे ही लिया था। तो विवाह विच्छेद का एक तरीका है कोर्ट से तलाक लेना और विवाह विच्छेद का दूसरा तरीका है सामाजिक नियमों से तलाक लेना। जैसे मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग 3 तलाक के जरिए तलाक लेते हैं या कोई और तरीके के जरिए तलाक लेते हैं। तो विवाह विच्छेद के कई तरीके होते हैं, वो विवाह विच्छेद के तरीकों में कई तरीके शामिल किए जाते हैं। विवाह विच्छेद के कारण, विवाह विच्छेद के कई कारण हैं। जब पति पत्नी में मनमुटाव होता है या आपस में झगड़े बढ़ते हैं तो विवाह विच्छेद हो जाता है। पति पत्नी के बीच में जब बेमेल विवाह होता है तो विवाह विच्छेद होता है। पति पत्नी में अशिक्षा होती है, पति शिक्षित होता है, पत्नी अशिक्षित होती है, या पति अशिक्षित होता है, पति शिक्षित होती है, पत्नी शिक्षित होती है, तो भी विवाह विच्छेद हो जाता है। अरे, विवाह विच्छेद के कई कारण है। इसमें गरीबी लिख सकते हो आप, भुखमरी लिख सकते हो, अमीरी लिख सकते हो, इसमें आप दंगे लिख सकते हो, सांप्रदायिकता लिख सकते हो। आप एक अलग अलग धर्म के जब 2 लोग विवाह करते हैं तो वो भी विवाह विच्छेद के कारणों में आ सकता है। जब उन दोनों के विचार जब मेल नहीं खाते तो विवाह विच्छेद के वो उसमें आ सकता है। विवाह विच्छेद के क्या प्रभाव है या दुष्प्रभाव है, इससे समाज में क्या होता है, स्त्री की दशा बिगड़ती है। विवाह विच्छेद के कारण समाज में स्त्री को गलत दृष्टि से देखा जाता है। पुरुष को तो सही जीवन साथी वापस मिल जाता है लेकिन महिलाओं को सही जीवन साथी मिलने में परेशानी आती है। इससे समाज में बेरोजगारी बढ़ती है, इससे समाज में गरीबी बढ़ती है, इससे समाज में दंगे, सांप्रदायिकता और संघर्ष बढ़ते हैं। इससे समाज में क्या होता है, समाज में कई कुरीतियां पनपती है। लेकिन विवाह विच्छेद के कुछ ऐसे परिणाम भी हैं जो अच्छे हैं। महिलाएं जब अपने हिसाब से, जब उनका पति नहीं मिल पाता तो अपने हिसाब से अलग हो सकती है। ये एक अच्छी बात है कि विवाह को रोकने के लिए वो कानूनी उपायों का सहारा लेकर एक दूसरे से अलग होने का एक प्रावधान रखती है। अगर वो एक दूसरे से अलग होकर दूसरे जीवन साथी के साथ जीवन गुजारना चाहती है तो इसमें गलत क्या है। तो विवाह विच्छेद के जो प्रभाव है वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अच्छे प्रभाव आप अलग से लिखोगे, बुरे प्रभाव आप अलग से लिखोगे। विवाह विच्छेद को रोकने के लिए भारत में कई तरीके के कानून बनाए गए हैं। जैसे मुस्लिमों को तलाक को रोकने के लिए 3 तलाक के कानून बनाए गए। हिंदुओं में भी विवाह विच्छेद को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। इसके अलावा हिंदू विवाह अधिनियम बनाया गया है 1955 में, उसमें भी विवाह को तलाक को रोकने के लिए उपाय बनाए गए हैं। तलाक को रोकने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हो। देखिए, बेमेल विवाह को रोकना होगा, स्त्रियों में शिक्षा को रोकना होगा, स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा देना होगा और स्त्रियों में जो कहते हैं रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे। ये सारी बातें आपको लिख लेनी है कॉपी में। वृद्धजनों की समस्याओं पर विभिन्न कारणों पर लेख लिखिए। देखिए, वृद्धों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहले तो आप समस्याओं का वर्गीकरण कर दीजिए, सामाजिक समस्याएं, धार्मिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं। फिर वृद्धजनों की जो समस्याएं हैं उनके विभिन्न कारण क्या है। उनके कारण धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण, ठीक है, और भी कई तरीके के कारण आप इसमें लिख सकते हो। तो वृद्धजनों भारत में और या विश्व में वृद्धजनों की क्या स्थिति है। पहले तो आपको ये टॉपिक लिखना है, फिर इसके ऊपर लिखना है कि भारत में लगभग
भारत में लगभग 40% तो युवा है, ठीक है। बाकी जो 20 या 30% है वो मध्यम आयु वर्ग के लोग हैं, और बाकी जो 20-30% लोग हैं वो वृद्धजन लोग हैं। भारत में वृद्धों की स्थिति बहुत नाजुकी है। आजकल भारत में भी विदेशों की तरह एक चलन बढ़ चुका है। भारत में भी जो संतानें होती हैं वो माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ने का सिस्टम अपना चुकी है, और वृद्धों के प्रति जो सम्मान और दृष्टि जो पहले थी वो समस्या घटती जा रही है। विश्व में वृद्धजनों की समस्याओं का भयावह रूप हमें देखने को मिल रहा है। जापान में तो वृद्धों की लाइन सी लग चुकी है और वृद्ध आश्रम भर चुके हैं। इसी तरह इंग्लैंड, अमेरिका और ये जो यूरोपीय जो इलाके हैं, जो देश है, इनमें भी वृद्धों को वृद्ध की कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वृद्धों की समस्याओं के क्या कारण है? पहला कारण आप लिख सकते हो इसमें सामाजिकरण। सामाजिकरण में आप लिखोगे कि आजकल के जो युवा है वो ऐसी पीढ़ी आ चुकी है जो अपना स्टेटस बनाए रखती है या अपनी पत्नी के साथ स्वतंत्र अलग रहने की कोशिश करती है, और वृद्धों की जो टोका टाकी उसको दूर करने की कोशिश करती है वो। तो इस कोशिश में वो क्या करती है, वृद्धों को अलग करके एक दूसरे कमरे में पटक देती है। इसके अलावा वृद्धजनों की समस्या का एक अगला कारण लिखोगे आप गरीबी। कई ऐसे परिवार हैं जो अपना खुद का पेट पालने में सक्षम नहीं है, तो वो अपने वृद्धजनों का पेट कैसे पाले? तो वो गरीबी के कारण क्या करते हैं, वो वृद्धों को सड़क पर छोड़ देते हैं। तीसरा कारण आप लिखोगे इसमें महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आदमी को एक जने का पेट पालने में परेशानी हो रही है, तो दूसरे का पेट कैसे पालेगा वो? तीसरा कारण लिखोगे आप वृद्धों को बोझ समझने की समस्या। तो कई जो औरतें होती हैं और कई जो मर्द होते हैं वो वृद्धों को एक समस्या के रूप में समझते हैं। एक आप लिखोगे वृद्धों की स्वास्थ्य समस्या। वृद्धों की स्वास्थ्य समस्या के कारण भी जो परिवार है उसका बोझ नहीं उठा पाता है ना। जैसे मान लो कि वृद्धों की जो टैबलेट्स वगैरह होती है, जो स्वास्थ्य जो है उसके लिए क्या करती है, कई तरह की दवाई आती है, कई चेकअप्स होते हैं, तो उसके कारण क्या है, कई जो परिवार होते हैं वो उनको एक बोझ समझने लग जाते हैं। तो वृद्धों की समस्याओं के राजनीतिक कारण भी लिख सकते हो आप। इसके अलावा वृद्धों की समस्याओं का आर्थिक कारण में गरीबी, महंगाई वगैरह लिख सकते हो। वृद्धों की समस्याओं को सामाजिक कारण मैंने बता दिया। वृद्धजनों की समस्याओं के कारण, वृद्धों की समस्याओं को रोकने के लिए कानूनी उपाय, कानूनों के तहत भी सरकार ने कई उपाय बनाए गए हैं। अगर कोई बुढ़ापे या जो बूढ़े लोग हैं उनको परेशान करता है तो अलग से एक कानून बनाया हुआ है। इसके अलावा वृद्धजनों की समस्याओं को रोकने के लिए सरकार ने कई तरह की योजनाएं लागू की है, जैसे अटल पेंशन योजना, वृद्ध आवास योजना, है ना। और सरकार ने कई आश्रम खोले हैं, वृद्ध आश्रम खोले हैं, ठीक है। और वृद्धजनों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकारी उपाय में यही चीजें वापस लिखनी है आपको, अटल पेंशन योजना, वृद्ध आश्रम, है ना, और सरकारी आवास, ठीक है। और ये कई तरीके की चीजें हैं जो सरकार ने लागू की है। वृद्धजनों की समस्याओं को दूर करने के लिए एनजीओ की भूमिका। एनजीओ का मतलब क्या है, गैर सरकारी संगठन। जैसे आप 10 लोग हो, आप 10 लोगों ने मिलकर एक एनजीओ बना लिया। एनजीओ होता है गैर सरकारी संगठन, इसका आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया और आप वृद्धों के लिए काम कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, वृद्धजनों को भोजन उपलब्ध करवा रहे हो। तो ऐसे कई तरीके के एनजीओ होते हैं जो वृद्धों को भोजन उपलब्ध कराते हैं, खाना उपलब्ध कराते हैं, घर उपलब्ध कराते हैं, कपड़े उपलब्ध कराते हैं, उनकी देखरेख करते हैं। तो वृद्धजनों की समस्याओं को रोकने के लिए एनजीओ ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये आप इसमें लिखोगे भाई। इसके बाद में अगला सवाल है, एड्स क्या है? एड्स एक तरह की बीमारी है जो वायरस से फैलती है। एक्वायर्ड डेफिशिएंसी, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम नाम से ये बीमारी है, ठीक है। एड्स कैसे पैदा होता है? एड्स कई तरीके से पैदा होता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसको एड्स हो रहा है, उसके सुई लगाई गई, उसी सुई को दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के लगा दिया तो वो संक्रमित सुई से उसको एड्स हो गया। या मान लो किसी पुरुष को एड्स है और कोई महिला उसके साथ यौन संबंध बनाती है तो उस महिलाओं को भी एड्स हो जाता है। तो यौन संबंधों के जरिए भी एड्स फैलता है। इसके जरिए अप्राकृतिक संबंधों से भी एड्स फैलता है। अप्राकृतिक संबंध पता है क्या है? जैसे एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ यौन संबंध बनाता है, ठीक है, या एक महिला दूसरी महिला के साथ यौन संबंध बनाती है, या एक पुरुष जानवरों के साथ यौन संबंध बनाता है, या एक महिला जानवरों के साथ यौन संबंध बनाती है, तो उसे बोलते हैं अप्राकृतिक सेक्स। तो अप्राकृतिक सेक्स से भी एड्स फैलता है। ये बातें आप बिल्कुल अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में लिखोगे आप एड्स कैसे फैलता है, मैंने पहले बता दिया। एड्स से पीड़ित व्यक्ति के लिए आने वाली समस्या है, बिल्कुल एड्स से पीड़ित वाले व्यक्ति को सबसे घीन दृष्टि से देखा जाता है। एड्स से पीड़ित होने वाले व्यक्ति के प्रति समाज अच्छा दृष्टिकोण नहीं रखता, उसको शिक्षा से दूर किया जाता है, उसे समाज से दूर किया जाता है, उसको रहने में परेशानी आती है, उसे रोजगार में परेशानी आती है, उसे शिक्षा में परेशानी आती है, उसे धर्म को मानने में परेशानी आती है, उसे अपनी जो रोजगार है उसको चलाने में परेशानी आती है, उसे अपनी दुकान चलाने में परेशानी आती है, उसे अपनी नौकरी करने में परेशानी आती है। एड्स से पीड़ित व्यक्ति को कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ता है, उसे कई तरीके की सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य समस्या जैसे उसे हॉस्पिटल्स में परेशानी आती है, उसे इलाज नहीं मिल पाता, उसे दवाइयां नहीं मिल पाती, उसे इंजेक्शंस नहीं मिल पाते, उसे डॉक्टर्स नहीं देख पाते, डॉक्टर्स उसके साथ ऐसा रवैया करते हैं जैसे वो अछूत की बीमारी हो उसको, ठीक है। एड्स से पीड़ित व्यक्ति के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? एड्स से पीड़ित व्यक्ति के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा हो जैसे हम स्वस्थ व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं। हमें उससे हाथ मिलाना चाहिए, हमें उससे गले मिलना चाहिए, हमें उसके साथ उठना चाहिए, उसके साथ बैठना चाहिए, उसकी चाय वगैरह साथ पीनी चाहिए, उससे बातें करनी चाहिए, ठीक है, उसके साथ रहना चाहिए। हालांकि यौन संबंधों से इनसे दूरी बनानी चाहिए, ठीक है। तो एड्स को रोकने के लिए क्या किए जाने वाले उपाय, ठीक है, ये जो पुरुष और पुरुष आपस में जो लैंगिक यौन संबंध बनाते हैं इसको रोकना चाहिए। महिला आपस में अगर यौन संबंध बनाती है तो इससे एड्स का खतरा होता है। इसको बोलते हैं असुरक्षित और अप्राकृतिक यौन संबंध। इसके अलावा एक पुरुष एक महिला के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है या फिर असुरक्षित यौन संबंध बनाता है, इससे भी एड्स फैलता है। तो एड्स को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? पति और पत्नी को ही आपस में यौन संबंध बनाए रखना चाहिए। किसी दूसरे मर्द के या किसी दूसरी औरत के साथ हमें यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए। इसके अलावा जो संक्रमित सुई है उनका इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नई सुई का इस्तेमाल करें, चाहे वो कितनी ही महंगी क्यों ना हो।
इसके बाद में अगला सवाल आता है, भारत में छात्र असंतोष या युवा असंतोष की समस्याओं पर एक लेख लिखिए। पहले तो भारत में युवा का अर्थ क्या है? भारत में युवा का अर्थ है कि जो व्यक्ति सामान्यतः 17 वर्ष से ऊपर या 25 वर्ष के अंदर होता है उसको युवा कहते हैं। इस उम्र में सबसे ज्यादा जोश होता है युवा में, और युवा असंतोष की आग में भड़कने लगता है। कभी वो अपने परिवार से लड़ाई करता है, तो कभी सरकार से, तो कभी अपने समाज से, तो कभी अपनी क्लासमेट से, तो कभी अपनी प्रेमिका से वो विरोध करता है, लड़ता है। ये युवा असंतोष का एक बहुत बड़ा चरण होता है। 17 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र में ये होता है। ठीक है, इस उम्र में युवाओं को शांत करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, उसकी समस्याएं वो ऐसे समझता है कि मेरी समस्याएं स्पेशल समस्या है। ठीक है, तो ये युवा असंतोष के कारणों में लिखोगे आप। सामाजिक समस्या, राजनीतिक समस्या, धार्मिक समस्या, आर्थिक समस्या, व्यक्तिगत समस्या, इनमें आप कई सारी चीजें लिख सकते हो। युवा असंतोष के दुष्प्रभाव, कई तरह की हड़तालें, कई तरीके के जंग, कई तरीके के युद्ध, कई तरीके के दंगे, कई तरीके के फसाद, कई तरीके की महिलाओं के प्रति अपराध, ये सारे युवा असंतोष के दुष्परिणामों में आप लिख सकते हो। युवा असंतोष को दूर करने के लिए युवाओं को रोजगार देना होगा, युवाओं को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करानी होगी, युवाओं को यौन शिक्षा उपलब्ध करानी होगी, ताकि वो महिलाओं के, लड़कियों के प्रति यौन हिंसा को रोक सके। 17 से 25 साल की उम्र का युवा इतना समझ नहीं पाता, इसलिए वो लैंगिक हिंसा या यौन हिंसा में ज्यादा लिप्त पाया जाता है। ठीक है, तो इस उम्र के व्यक्तियों को यौन शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। ठीक है, ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हो। अपराध किसे कहते हैं भाई? अपराध क्या है? देखिए, जो कानून बनाए गए हैं उनके अनुसार हमें हमारे व्यवहार को बनाना होता है, लेकिन कानूनों के अनुसार जो व्यवहार निषिद्ध है, जैसे किसी का खून करना, किसी का मर्डर करना। जैसे ये व्यक्ति राह पे चल रहा है, राह पे चलने पर ये एक दूसरा व्यक्ति मिला, एक महिला मिली, इन दोनों का इसने मर्डर कर दिया, ये आगे जा रहा है। अरे भाई, ये मर्डर क्यों कर रहा है? कानूनों के तहत ये जो मर्डर करना है, ये क्या है? एक ऐसा व्यवहार है जो कानूनों के तहत दंडनीय अपराध है, इसके तहत सजा है। ठीक है, तो इसको अपन अपराध कहते हैं। यानी अपराध का मतलब वो है कि ऐसा व्यवहार जो कानूनों के अनुसार गलत हो, उस व्यवहार को जो कोई व्यक्ति करता है तो उसको अपराध कहते हैं, और उस व्यक्ति को जो अपराध करता है उसको अपराधी कहते हैं। ठीक है, ये अपराध का अर्थ है। अपराध की परिभाषा देखिए, अर्थ अलग होता है, परिभाषा अलग होती है। मैं पहले बता चुका हूं। अर्थ को आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, जैसा मैंने उदाहरण बताया। एक व्यक्ति जा रहा है, उसने मर्डर कर दिया, जो कानूनों के तहत निषिद्ध व्यवहार है, तो उसको सजा मिलेगी। यानी उसने क्या किया है? अपराध किया है, तो उस मर्डर करने वाले व्यक्ति को हम अपराधी कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा आता है कि अपराध की परिभाषा लिखो, तो अपराध की परिभाषा आपको किसी व्यक्ति के द्वारा दी हुई लिखनी है। तो माइकल ने अपराध की परिभाषा दी है, अपराध ऐसे व्यवहार को कहा जाता है जो कानूनों में निषिद्ध हो, यानी गलत हो। अपराध होने के क्या कारण है? अपराध होने के कई कारण है, बहुत सारे कारण अपराध होने के। लिख दीजिए आप। गरीबी, अमीरी, ठीक है, गरीबी और अमीरी के बीच में बढ़ने वाली खाए, बेरोजगारी, ठीक है, और अशिक्षा, ठीक है, महिलाओं के प्रति हिंसा, दहेज, भ्रष्टाचार, ठीक है, और वृद्धों के प्रति हिंसा, संस्कृति में गिरावट, ठीक है, धार्मिक जो चीजें हैं, जैसे धार्मिक जो नियम है उनमें गिरावट। ठीक है, राजनीतिक प्रभाव में लिखना। आप राजनेता क्या है? खुद अपराध को बढ़ावा देते हैं। कभी कभी राजनेता जीतने के लिए क्या करते हैं? अपराध को बढ़ावा देते हैं। इसकी राजनीतिक कारण में आप लिख सकते हो। अपराध, ये जो दंगे होते हैं ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। ये दहेज प्रथा, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। ये मर्डर्स वगैरह, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा आप अगर ड्रग्स वगैरह लेते हो तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो कोई ड्रग्स का आदी हो जाता है तो वो भी क्या करता है? अपराध करता है। अपराध को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए? कई उपाय किए, कई कानून बनाए। अपराध को रोकने के लिए पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का तो आप बताइए क्या कर रही है। अगर आप मर्डर कर दोगे किसी व्यक्ति का तो पुलिस क्या करेगी? आपको जेल में पटक के पुलिस के साथ जज के सामने पेश करेगी और जज आपको जेल में भेज देगा। ठीक है, ये हमारे कानूनों की और पुलिस की एक तरीके से कार्यप्रणाली है। बाल अपराध पर लेख लिखिए। छोटा प्रश्न आता है, बाल अपराध क्या है? तो एक प्रश्न ये भी आता है, बाल अपराध की परिभाषा दीजिए। एक प्रश्न ये भी आता है, बाल अपराधी क्या है? बाल अपराधी की परिभाषा दीजिए। तो बाल अपराध का अर्थ क्या है? एक निश्चित आयु का व्यक्ति, ठीक है, एक निश्चित आयु से कम का व्यक्ति। जैसे अपने यहाँ पे 18 वर्ष है, तो 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति जब कोई ऐसा अपराध करता है जो कानूनों के तहत कोई ऐसा व्यवहार करता है, देखो फिर से बता रहा हूं मैं कि 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति जब कोई ऐसा व्यवहार करता है जो कानूनों के अनुसार गलत है, या कानूनों के अनुसार जिस अपराध पर रोक लगाई गई है, जिस व्यवहार पर रोक लगाई गई है, तो उसे अपराध कहते हैं। जैसे 18 साल के किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दिया तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। या 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति ने किसी संस्था में जाकर, किसी बैंक में जाकर चोरी डकैती की तो यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। या 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति ने नशे का सेवन किया तो यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। या 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति ने किसी महिला को छेड़ दिया, किसी लड़की को छेड़ दिया, या किसी महिला के साथ बलात्कार किया, या किसी महिला के प्रति यौन अपराध किया तो ये भी बाल अपराध की श्रेणी में आता है। बाल अपराध की परिभाषा, अब परिभाषा लिख दीजिए। बाल अपराधी एक निश्चित आयु से कम उम्र के व्यक्ति है जिसने समाज विरोधी कार्य किया है तथा जिसका दुर्व्यवहार कानून को तोड़ने वाला है। बाल अपराध और अपराध में अंतर। बाल अपराध 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध है, जबकि अपराध में सभी तरीके के व्यक्ति शामिल होते हैं। अपराध में सभी तरीके के व्यक्तियों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार शामिल किए जाते हैं। बाल अपराध के क्या कारण है? बाल अपराध के कई कारण हैं, सारे कारण लिख दीजिए आप। गरीबी और अमीरी के बीच में बढ़ने वाले खाई,
ठीक है, सांप्रदायिकता, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, दंगे, ठीक है, इसके अलावा मलिन बस्तियों में कई तरीके के अपराध, ड्रग्स को बढ़ावा देना, महिलाओं के प्रति दंगे, ठीक है, बाल विवाह, जनसंख्या का बढ़ना, जनसंख्या में बढ़ोतरी, बहुत सारे कारण आप लिख सकते हो भाई। दहेज प्रथा, ये भी लिख सकते हो आप बाल अपराध के प्रभाव में, बाल अपराध के कारणों में, बाल अपराध के प्रभाव में बालक शिक्षा से वंचित रह जाता है, बालक को कानूनों के तहत सजा दी जाती है, बालक को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है, इससे उसका सर्वांगीण विकास रुक जाता है, बालक को पूरी शिक्षा नहीं मिल पाती, बालकों को अपराध करने के बाद में कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, समाज उनको अपना नहीं पाता, समाज उनको गलत दृष्टि से देखता है, समाज उनको अपना बेटा मानने से, अपना घर मानने से, अपना समाज का बेटा मानने से इनकार कर देता है, फिर वो क्या करता है, वो एक पक्का अपराधी बन जाता है। बाल अपराध को रोकने के लिए समाज को क्या करना होगा, समाज को करना होगा, सामाजिक उपाय के अंदर लिखना है आपको। बाल अपराध को रोकने के लिए समाज को उसे सही दृष्टि से देखना होगा, बाल अपराधी को एक सुधरने का मौका देना होगा समाज को, बाल अपराधी को शिक्षा का अधिकार देना होगा, बाल अपराधी को भी आर्थिक दृष्टि से काम करने का अधिकार देना होगा, बाल अपराधी को भी समाज में उसी तरीके से काम करने के लिए एक अवसर और देना होगा। बाल अपराध को रोकने के लिए एनजीओ का क्या रोल है, बाल अपराध को रोकने के लिए एनजीओ बहुत काम करती है, आपको ध्यान होगा। एनजीओ कई जो अपराधी होते हैं, बाल अपराधी, उनको पढ़ाती है, उनको लिखाती है, उन्हें शिक्षित कराती है, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराती है। मैंने एनजीओ बताई दिया आपको। बाल अपराध को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, आपको खुद को सुझाव देना है, मैं नहीं बता पाऊंगा इसमें। इस तरह अगला प्रश्न है भाई, भ्रष्टाचार क्या है, भारतीय समाज में भ्रष्टाचार के क्या कारण है। भ्रष्टाचार का अर्थ समझाना है आपको। भ्रष्टाचार का सीधा सा अर्थ ये है कि जो कोई काम है, जैसे हमें किसी सरकारी विभाग में हमारा काम करवाना है, जब हम हमारे काम करने के लिए सरकारी विभाग के किसी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को पैसे देते हैं या कोई और लोभ लालच देते हैं, तो वो रिश्वत की श्रेणी में आता है। इसी रिश्वत को भ्रष्टाचार कहा जाता है, ठीक है। इसमें भ्रष्टाचार में जो अधिकारी और जो कर्मचारी है वो रिश्वत लेने वाले होते हैं, वो भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं जितना रिश्वत देने वाला जिम्मेदार होता है। इसलिए भ्रष्टाचार के जो कानून है उसमें दोनों को ही सजा देने का प्रावधान बनाना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार होने के क्या कारण है, हमें इन बातों पर भी नजर डालनी होगी। भ्रष्टाचार होने के कारण है ये शिक्षा, ठीक है, इसके अलावा बेरोजगारी, गरीबी और अमीरी के बीच में बढ़ती हुई खाई, ठीक है, इसके अलावा महंगाई, ठीक है, इसके अलावा लोभ लालच, ये सारी बातें आप भ्रष्टाचार होने के कारणों में आप लिख सकते हो। इसके अलावा नैतिकता में कमी। देखिए, अगर किसी धर्म को मानने वाला कोई आदमी है, वो ये समझता है कि यार रिश्वत लेना पाप है, अगर मैं रिश्वत लूंगा तो मुझे ईश्वर मारेगा या मुझे नरक में बढ़ावा मिलेगा, तो वो क्या करेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा और रिश्वत नहीं लेगा। लेकिन अगर वो धर्म से दूर हट जाएगा तो वो क्या करेगा, खूब रिश्वत लेगा, भ्रष्टाचार करेगा। तो भ्रष्टाचार के कारणों में ये भी शामिल होता है। कोई मंत्री अगर कोई काम कराने के पैसे लेता है तो वो भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में ही आता है। भ्रष्टाचार के कारण समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, वही गरीबी अमीरी है, शिक्षा गरीबी अमीरी, सारी चीज लिख देना। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकारी उपाय, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पुलिस है, एनसीबी है, इसके छापे पड़ते हैं, आप शिकायत कीजिए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पुलिस क्या करती है, ये पुलिस छापे डालती है, ये लिख सकते हो आप। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानून क्या उपाय है, कानून में कई तरीके के उपाय हैं, आपको नौकरी से निष्कासित किया जाएगा। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप सुझाव दे सकते हो आपके हिसाब से। मादक द्रव्य, जो हम शराब वगैरह पीते हैं, इसके अलावा जो हम ये जो सेवन करते हैं ड्रग्स वगैरह का, इसको मादक द्रव्य सेवन कहा जाता है। इसके ऊपर एक सवाल आ जाता है आपको, इसमें आप ये सारे टॉपिक्स बनाना है आपको और अलग अलग से टॉपिक बना के ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। इसके बाद में आतंकवाद पर एक लेख आता है, आतंकवाद का आपको अर्थ समझाना है, फिर आतंकवाद के आप उत्तरदायी कारण और भारत में आतंकवादी घटनाओं को, कई सारी घटनाओं लिख सकते हो, जैसे मुंबई की घटना, जयपुर की घटना 2008 वाली, मुंबई की घटना 2011 वाली, शायद 2011 वाली है, सही ध्यान नहीं मुझे। और इसके अलावा जैसे दुनिया में जो घटनाएं घटित हुई वो भी लिख सकते हो, जैसे अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो घटना हुई थी वो। इसके अलावा कई तरीके की घटनाएं होती है जो भारत में आतंकवादी घटनाएं हुई है। आतंकवाद के क्या कारण है, आतंकवाद को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, आतंकवाद के क्या प्रभाव है, अर्थतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, गरीबी बढ़ती है, ठीक है, सामाजिक असमता बढ़ती है, विषमता बढ़ती है, एक धर्म विशेष के प्रति। इसके बाद जातिवाद पर एक लेख लिखना है आपको, जातिवाद के कारण प्रभाव वगैरह समझाने हैं। इसके बाद में आपको भारत में गरीबी पर एक लेख लिखना है, जो मैंने ऊपर जो सारी चीज़ें बनाई वो आप गरीबी पर लिख सकते हो। फिर मैं आगे से ये कह रहा हूँ आपके कि 50% क्वेश्चन ही हल करने हैं आपको, बड़े क्वेश्चन हल कर लेना आप, ठीक है, बड़े क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे सारे लगभग। और ये जैसे ये क्वेश्चन मिल जाएगा बड़ा, ये मिल जाएगा, जैसे 15-15 नंबर का मिल गया तो आपको 3 ही क्वेश्चन करने, 3-4 क्वेश्चन करने बस, है ना, जो 50 नंबर के क्वेश्चन करने हैं। तो आप छोटे क्वेश्चनों मत पसंद, और अगर छोटे क्वेश्चनों को भी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स करें या व्हाट्सअप करें, और सरल भाषा में इनके नोट्स चाहिए तो भी आप मुझे कह सकते हो मेरे से। और फिर मैं आपसे अंत में ये कहूँगा कि इसको सब्सक्राइबर और शेयर जरूर करना। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो एजुकेशन चैनल्स होते हैं उन पर सब्सक्राइबर बहुत कम होते हैं और व्यूज़ भी कम आते हैं, तो कमाई भी कम होती है। इस वजह से क्या है, एजुकेशन चैनल बनाने वाला या पढ़ाने वाला तो उत्साहित होता है। अगर आप चाहते हैं कि वो उत्साहित हो तो आप इन चैनलों को सब्सक्राइब करना चाहिए। मुझे पता है कि ऐसे चैनल जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत जोर आता है इनको पढ़ने में, लेकिन देखिए ये वो चीज़ें जो हमें आगे बढ़ाती है, जबकि हम जो हंसी मजाक के उनके चैनल देखते हैं वो पीछे घसीटने का काम करते हैं। हालांकि इनकी भी उपयोगिता है, कभी कभी जब हमारा मूड काम नहीं करता तो हमें इनको देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर कोई ऐसी बात जो आपको इस वीडियो में छुपी हो तो उसको नज़रअंदाज कर देना।
सिर्फ पढ़ाई की दृष्टि से इसको देखना और अपने पेपर में हल करके आना दोस्तों। पुराने पेपर और सिलेबस का मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ छोटा, जो आप देख लेना पुराने पेपर्स को। तो सोशियोलॉजी का जो पेपर है उसका ये वीडियो था। ओके सर, धन्यवाद।